आज की जो हमारी डिस्कशन होगी वो आपको केजीएस खान जीएस रिसर्च सेंटर की जो आपको जो बीपीएससी की टेस्ट सीरीज जो आई है, और पहली टेस्ट सीरीज जो है इनकी पॉलिटी से है। ठीक है, इसमें टोटल प्रश्न की संख्या 150 होंगे, और सारे ही सारे प्रश्न की जो संख्या जो है सबके सब मतलब पॉलिटी से है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात क्या है, इनका जो प्रश्न का लेवल जो है सो थोड़ा पॉलिटी का थोड़ा हाई रखा गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न पॉलिटी के रिगार्डिंग अगर देखेंगे तो इतने टफ प्रश्न तो बीपीएससी में नहीं पूछे जाते पॉलिटी के। लेकिन चलिए, अगर सेट है तो हम लोग इसको डिस्कशन करते हैं और देखते हैं तो किस प्रकार के प्रश्न है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से बीपीएससी का लेवल जो है थोड़ा कठिन है। ठीक है, आप लोगों ने सेट बना लिया होगा, और उम्मीद करते हैं और शुरू करते हैं 1 से लेकर 150 क्वेश्चन का डिस्कशन, जो आई थिंक हमको लगता है 2.5 घंटा के आसपास तो लगेगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। 1813 चार्टर अधिनियम 1813 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके माध्यम से चाय और चीन के साथ होने वाले व्यापार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे, इसके माध्यम से कंपनी के अधिकार वाले भारतीय क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को स्थापित कर दिया गया। ठीक है, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो 3 तरह का स्टेटमेंट आपको देखना है, बताना कौन सा स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके माध्यम से चाय और चीन के साथ होने वाले व्यापार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसके माध्यम से कंपनी के अधिकार वाले भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को स्थापित किया गया। बिल्कुल यही समय है, क्योंकि इसी एक्ट में पहली बार भारतीय भूमि को क्लेम किया गया था। ठीक है, पहले भारतीय भूमि को ब्रिटिश भूमि बताई गई थी। और तीसरा वाला जो स्टेटमेंट जो है, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 1858 का जो अधिनियम जो था, 1800 अधिनियम का जो अधिनियम में जो था, 1858 का जो अधिनियम जो था, उसमें मतलब ये चीजें जो थी, मतलब भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ जाएगा, वो 1858 के अधिनियम में था। ठीक है, तो इसका 1 और 2 स्टेटमेंट सही है। ये 1813 वाला अधिनियम जो था, इसमें एक चीज और भी थी, 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व को कंपनी को सौंपा गया था, लेकिन ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के विपरीत नहीं था। ठीक है, ध्यान रखें। फिर दूसरा एक्ट जो है 1813 और 1833 में आएगा, और इसमें पूरी तरीके से कंपनी के जो एक अधिकार जो है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। चाय और चीन के साथ जो व्यापार करने का अधिकार जो मिला था, वो भी कंपनी से छीन लिया जाएगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे, पूर्ण वीटो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे, ठीक है, विचार करना। पूर्ण वीटो मतलब ऑब्सोल्यूट वीटो होता है। ठीक है, निजी विधेयकों में वीटी का प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग लाभ के पद विधेयक 2006 के लिए भी किया जा सकता है। बताना उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पूर्ण वीटो के संबंध में, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निजी विधेयकों के संबंध में, निजी विधेयकों में वीटो का प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखें, इसका प्रयोग लाभ के पद विधेयक 2006 के लिए 2006 के लिए किया गया था, तो ये गलत है। ठीक है, देखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111 में भारत के राष्ट्रपति को वीटो शक्ति का प्रावधान किया गया। आप सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूर्ण वीटो विधेयक पर सहमति को रोक कर रखने की राष्ट्रपति की शक्ति होती है। ठीक है, तो इसमें जो स्टेटमेंट की बात करेंगे, पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, देखेंगे 2 मामलों में राष्ट्रपति निम्नलिखित 2 मामलों में वीटो का प्रयोग करता है। जब संसद द्वारा पारित विधायक एक निजी विधायक हो तब, जब कैबिनेट राष्ट्रपति के विधायक पर अपनी सहमति देने से पहले इस्तीफा दे देती है। तो नई कैबिनेट राष्ट्रपति को पुरानी कैबिनेट द्वारा पारित विधायक पर अपनी सहमति न देने की सलाह दे सकती है। तो वैसे कंडीशन में मतलब क्या होता है, वीटो का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और निलंबित वीटो का उपयोग पहली बार संसद द्वारा पारित लाभ के विधायक, ठीक है, अधिनियम जो था उसमें 2006 में किया गया था। तो यहाँ पे जो था, यहाँ पे पूर्ण वीटो का प्रयोग नहीं किया गया। तो कौन सा वीटो का प्रयोग किया गया था, निलंबित वीटो का प्रयोग किया गया था। कौन सा वीटो का प्रयोग किया गया था, तो निलंबित वीटो का प्रयोग किया गया था, न कि मतलब पूर्ण वीटो का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब चलते तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के 73वें संविधान संशोधन, संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पे ग्राम सभा का औपचारिक रूप से उल्लेख किया गया है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, बताना कौन सा सही है। ठीक है, देखिए ध्यान में रखना है, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट में ग्राम सभा का औपचारिक रूप से उल्लेख किया गया था, ये कारण है। अब कथन की बात करेंगे तो संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो कथन तो पूरी तरीके से सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो इसका आंसर सी लिया है, लेकिन ये कथन सही है, आर जो है सो आपका गलत है। ठीक है, आर क्या आपका गलत है। ठीक है,
ध्यान में रखेंगे इस समिति में, ठीक है, अध्यक्ष बलवंत राम मेहता था। इस समिति के अनुसार ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हाँ, और कहते हैं जिला परिषद त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की नींव है। इन स्तर पर अप्रत्यक्ष चुनाव तंत्र से जोड़ा जाना चाहिए, इस रिपोर्ट में कही गई थी, ठीक है। बलवंत राम मेहता समिति की रिपोर्ट में ग्राम सभा का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, क्योंकि ग्राम सभा तो थी नहीं, ठीक है, ग्राम पंचायत थी, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति थी और जिला स्तर पर जिला परिषद थी, मतलब त्रिस्तरीय था। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान में रखोगे तो क्या नहीं था, तो यहाँ पे आपको क्या, ग्राम सभा आपका नहीं था, ठीक है। तो इसका ए सही है और आर कथन गलत है। उसके बाद पंचायत के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाएगा पंचायत के दायरे में कितने विषयों को शामिल किया गया था, 29 विषयों को शामिल किया गया है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं अनुच्छेद कौन सा है, तो 243, ठीक है, ध्यान रखिए 243 के ए से लेके 243 के ओ तक के आपको अनुच्छेद आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जबकि बात करेंगे 243 के आई में क्या है, वित्त आयोग है, और 243 के क्या में क्या है, तो पंचायतों का गठन करने की बात कही गई, ठीक है। तो ये सब प्रश्न क्या ध्यान में आपको रखना है। किसने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए स्वदेशी संविधान बना सकती है और सही मायने में पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? स्टेटमेंट किसका है, तो क्या बताएंगे? महात्मा गांधी का। इसका स्टेटमेंट है, तो ध्यान रखें किसका स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी का है, ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान बना सकती है और इस सही मायनों में पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है, तो ध्यान रखिए किसका है, तो महात्मा गांधी का ये कथन है, ठीक है। ध्यान रखिए महात्मा गांधी ने 1939 में हरिजन पत्रिका में अपने लेख द ओनली वे में लिखा था, ठीक है। कब, किसमें लिखा था, तो हरिजन पत्रिका की एक लेख थी जिसका नाम था द ओनली वे, द वनली वे, लेख था हरिजन पत्रिका का, उसमें इन्होंने लिखा था। कब लिखा था, 1939 में इन्होंने इस कथन को लिखा था, ठीक है। ध्यान रखेंगे जहाँ पे इन्होंने कहा था भाई साहब संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान बना सकती है और इस सही मायने में पूरी तरह से लोगों की इच्छा पर क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। देखेंगे भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल की सदस्यता की अयोग्यता का आधार है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राज्य विधानमंडल की बात हो रही है, राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं उसको हम एमएलए या फिर विधायक के तौर पर हम लोग जानते हैं, ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के विधानमंडल की सदस्यता की अयोग्यता का आधार है? वह एक अनुन्मोचित दिवालिया हो, उसे सरकारी ठेका कार्यों और सेवाओं में कोई रुचि नहीं होनी चाहिए, उसे भ्रष्टाचार के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। ध्यान में कौन सा कारण है, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे तो केवल एक कारण है, ठीक है। अयोग्यता क्या होना चाहिए, ठीक है, ये सारे के सारे योग्यता है, ठीक है, ये उल्टा कर दिया है, वो दिवालिया नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे क्या होनी चाहिए, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल सदस्यता की अयोग्यता का आधार, मतलब किस आधार पर वो अयोग्य हो सकता है, तो पहला वो दिवालिया, वह एक अनुमोचित दिवालिया हो, अगर वो दिवालिया है तो भाई क्या है, वो अयोग्य है, ठीक है। अब बाकी सारा का सारा तो मतलब क्या है, तो बाकी सारा का सारा तो मतलब क्या है, उसका फीचर्स है, उसे राजकीय ठेकों कार्यों सेवा में कोई रुचि नहीं होनी चाहिए, तो बिल्कुल नहीं होगा तो ठीक है, वो लायक हो विधायक बनने के। उसे भ्रष्टाचार के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया, तो दोनों को दोनों उसकी क्या है, दोनों को दोनों कंडीशंस है, ठीक है, मतलब होना चाहिए बनने के लिए, ये क्या है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, ठीक है, और उन्हें पहले से अंतिम गतिविधि के रूप में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना प्रारूप समिति की पहली बैठक की बात करेंगे तो 9 दिसंबर 1900, ठीक है, सॉरी, संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात करेंगे तो संविधान सभा की पहली बैठक की बात करेंगे तो 9 दिसंबर 1946 को होती है। और संविधान सभा की प्रारंभ, ठीक है, संविधान सभा को, ठीक है, प्रथम बैठक संविधान, उसके बाद आता है प्रारूप समिति, प्रारूप समिति की बैठक की बात करेंगे, नियुक्ति की बात करेंगे तो 29 अगस्त को होती है, ठीक है, 29 अगस्त 1947 को इसकी नियुक्ति होती है, ठीक है। भारत के संविधान को अपनाना और नियमित करना की बात करेंगे तो ये 26 नवंबर की घटना है, कब है, 26 नवंबर 1949, सब उल्टा सीधा बोल रही है, ठीक है। भारत के संविधान की प्रारंभ होने की तिथि की बात करें, भारत के संविधान की प्रारंभ होने की तिथि है तो 26 जनवरी जो है 1950 है। तो बोल रहा है सबसे पहले कौन सी घटना थी, तो 46 मतलब 4 नंबर फिर 1 नंबर, 4 1 3 2, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 1 फिर 2 होगा, ठीक है, ठीक है, 4 1 2 3, ठीक है। अब आते हैं आगे। किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है, वह केवल कार्यकारी विधायी और न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है,
वो हमेशा मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करता है। उसके पास राज्य वित्त आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने, हटाने की शक्ति है। ठीक है, बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो सारे के सारे ही स्टेटमेंट की बात करेंगे। ये तो वह वाला केवल सही है। कार्यकारी विधायी और शक्तियां, ये तो कार्यकारी विधायी और शक्तियां, न्यायिक शक्तियां तो उसके पास है, लेकिन केवल नहीं होगा क्योंकि उसके पास ठीक वित्तीय है। शक्तियां भी होती है। ठीक है, तो ये तो पहला गलत हो, केवल लगा के गलत कर दिया, क्योंकि कार्यकारी विधायी और न्यायिक शक्तियां के अलावा उसके बाद वित्तीय शक्तियां भी होती है। देखिए कितना बेहतरीन परिषद, वो हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है। तो हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है, लेकिन उसके पास विवेकाधीन प्राप्त शक्तियां भी होती है। ठीक है, हमेशा वह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता। ठीक है, हमेशा, ठीक है, बाध्य नहीं होता। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके पास राज्य वित्त आयोग के सदस्यों को नियुक्त और हटाने की शक्ति है। ठीक है, तो इसमें क्या गलती बताइए, ये सही है क्या? 2-3 सही है सर, एक गलत। इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, 7 का ऑप्शन जो लिया है, 7 का ऑप्शन डी लिया है। ठीक है, 7 के ऑप्शन क्या लिया है? डी लिया है। ठीक है, देखिए किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा राज्य वित्त आयोग की संरचना, उसके सदस्यों के रूप में नियुक्त किए आवश्यकता, उनके चयन के तरीके के बारे में प्रावधान कर सकता है। ठीक है, और 243 की आग में उसके पास वित्त आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने और हटाने की शक्ति है। वित्त आयोग के सदस्यों को नियुक्त करना तो राज्यपाल के पास पावर होता ही है। ठीक है, ये 3 नंबर ऑप्शन के साथ किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा राज्य वित्त आयोग की संरचना, उसके सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता और उसके चयन के तरीके के बारे में प्रावधान कर सकता है। राज्यपाल के पास, ठीक है, ये पावर मतलब बाय डिफॉल्ट नहीं होता है। राज्य विधानसभा मतलब इन सारी चीजों को करता है, ऐसा बोल रहा था, ये भी आपका गलत लिया। हालांकि इसको साथ हमको डाउट लग रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किसे जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के दायरे में जोड़ा है? ठीक है, पता है जीवन के अधिकार में कौन कौन है? ठीक है, तो साल में 100 दिन। ठीक है, ध्यान में रखें, रोजगार की गारंटी का अधिकार तो भाई साहब जीवन का अधिकार नहीं हो सकता। न्यूनतम वेतन प्राप्त करने का अधिकार, ये भी जीवन का अधिकार नहीं है। ठीक नहीं है, है, जीने का अधिकार, सम्मान से जीने का और है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, और आजीविका और का अधिकार है। आजीविका ठीक है, भी है। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो जी सर। मतलब दोनों को दोनों ऑप्शन जो है, ठीक है, 3 और 4 ऑप्शन की बात करेंगे, सही है। ठीक सर, है, जीवन के अधिकार में क्या क्या आता है? ठीक है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आपका जीवन का अधिकार है, इसमें स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार है, आपके पास शिक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है। ठीक है, मतलब भोजन, वस्त्र और मकान जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के साथ मतलब क्या है? जीने का अधिकार है। ठीक है, मतलब गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार भी है। ठीक है, अगर जीवन में गरिमा ही नहीं रहेगी तो वैसे जीवन का लेके करना ही क्या है? ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं आगे। चलिए, भारत सरकार ने 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्यों का आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत विभाजित किया गया। निम्नलिखित में से किसे आरक्षित विषय माना जाता था? ठीक है, ध्यान में, कौन सा विषय जो था आरक्षित विषय की बात करेंगे, तो ध्यान में रखें, आरक्षित विषय की बात करेंगे तो कौन कौन विषय हो जाएगा? तो ध्यान में रखना है, न्याय प्रशासन था, भू राजस्व था, ठीक है, पुलिसिंग और था, मतलब ऑप्शन पुलिस नंबर क्या भी। हो जाएगा? ठीक है, सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत सरकार अधिनियम कब आई थी? 1919 की भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? स्थापना होता है। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन का स्थापना 1919 वाले अधिनियम में होता है, 1935 के अधिनियम से समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, इस जी सर। व्यवस्था के अंतर्गत प्रांतीय सरकार के कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक आरक्षित था, दूसरा क्या था? हस्तांतरित था। ठीक है, आरक्षित विषयों में न्याय प्रशासन, भू राजस्व, वित्त, पुलिस आदि के संबंधित मामले थे। आरक्षित में कौन कौन था? तो न्याय प्रशासन था, भू राजस्व था, वित्त मामले में जो थे, पुलिस जो थे आरक्षित विषय में थे। ठीक है, जबकि हस्तांतरित विषय में जो राज्यों के प्रशासन को चलाने के लिए जरूरी था वो तो राज्यों को दिया गया। ये जो था मुख्यतः गवर्नर का अधीन काम करता था, वायसराय का अधीन। इसमें क्या था? स्थानीय स्वशासन था, शिक्षा था, स्वास्थ्य था, कृषि था। ये सारे के सारे मामले जो था किसके अधीन थे? तो ये हस्तांतरित विषय के अधीन आते थे। आरक्षित विषयों पर प्रांतीय गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के अधीन रखा गया था। ठीक है, तो आरक्षित विषय के अंतर्गत कौन था? तो ध्यान में रखिएगा, गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के अधीन रखा गया था, जो किसके प्रति थी? तो जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती थी। जबकि हस्तांतरित विषयों को गवर्नर और मंत्री परिषद के अधीन रखा गया था, जो प्रांतीय विधायिका के प्रति क्या होती थी? तो उत्तरदायी होती थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है? तो ध्यान रखें, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में
कौन भाग लेता है, ध्यान रखिएगा, निर्वाचन की बात हो रही है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले तो संसद के दोनों सदस्य के मनोनीत सदस्य नहीं होते, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्यों के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। हटाने की प्रक्रिया जो, ठीक है, राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है उसमें मनोनीत और निर्वाचित सदस्य दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन निर्वाचन में मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते। जी सर। राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य ठीक है, राज्य विधानसभा का मनोनीत सदस्य नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, मतलब 2 और 4 जो है आपका सही। मनोनीत सदस्य कहीं पर भी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझ गए, क्लियर? जी सर। चलिए, और कोई डाउट? तो आसान प्रश्न था। चलिए आगे देखेंगे कौन सा प्रश्न है। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, पढ़िए 11 नंबर, क्या होगा इसका आंसर 11 नंबर का? तो देखेंगे 1992 में 74 में, ठीक है, 1992 में 74वें संशोधन अधिनियम की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है, ठीक है। अब देखेंगे 1974 वाला जो था 74वां संविधान संशोधन जो था उसमें क्या था, किसी विशिष्ट राज्य के राज्यपाल ये निर्देश दे सकते कि अधिनियम के प्रावधानों को उनके विवेक के अनुसार संशोधित किया जाए, ठीक है। राज्य विधायिका नगर पालिकाओं द्वारा खातों के रख रखाव के संबंध में प्रावधान कर सकती है, ठीक है। यह अधिनियम किसी भी नगर पालिका के लिए विशिष्ट समय अवधि का परिधान नहीं करता है, ठीक है। बताना कौन सा उपयुक्त कथन सही है, ठीक है। तो ध्यान रखिए 11 का आंसर जो होगा क्या होगा आपका, ये होगा, ठीक है। 1992 में, ठीक है, 1992 में 74वें संविधान संशोधन की विशेषताओं के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो किसी विशिष्ट राज्य के राज्यपाल यह निर्देश दे सकते हैं कि अधिनियम के प्रावधानों को उनके विवेक के अनुसार संशोधित किया जा सकता है, ठीक है, ये सही है, ठीक है। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे गलत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राज्य विधायिका नगर पालिकाओं द्वारा खातों के रख रखाव और ऐसे खातों को लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान भी कर सकती है। यह अधिनियम प्रत्येक नगर पालिका के लिए 5 वर्ष के कार्यकाल का प्रावधान करता है, हालांकि इसका कार्यकाल पूरा होने से पहले इसे भंग भी किया जा सकता है। चलिए ये प्रश्न ठीक था। निम्नलिखित में से कौन न्यायिक गतिशीलता संबंध का न्यायिक गतिशीलता शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है, ठीक है। न्यायिक गतिशीलता, इसका तात्पर्य न्यायाधीशों की, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसका तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य न्यायाधीशों की भूमिका ईमानदारी से होनी चाहिए। इसमें एक न्यायाधीश हो जिसे किसी मामले में सुनवाई और निर्धारण के लिए नियुक्त किया गया हो, इस मामले में, ठीक है, अलग अलग कारण होता है, ठीक है, या फिर इसके अंतर्गत समाज के दलित वर्गों के, ठीक है, इसके अंतर्गत समाज के दलित वर्गों के केस को लड़ने के लिए गैर सरकारी संगठन की आवश्यकता होती है, या फिर सरकार के अन्य दो अंग विधायिका और न्यायपालिका जो अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए न्यायपालिका द्वारा निभाई गई मुख्य भूमिका, ठीक है, यही ऑप्शन क्या है आपका सही है, ठीक है। फिर से रिपीट करना, निम्नलिखित में से कौन न्यायिक गतिशीलता शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो सरकार के अन्य दो अंग, ठीक है, मतलब सरकार के 3 अंग है ना, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। तो विधायिका और कार्यपालिका को अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए न्यायपालिका द्वारा निभाई गई मुख्य भूमिका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना कर लगाने वाला विधेयक विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, ठीक है, बहुत सुंदर प्रश्न है। तो वो कौन सा, अनुच्छेद 117 है, ठीक है, ध्यान रखें कौन सा, अनुच्छेद 117, क्योंकि अनुच्छेद 117 इस प्रकार का प्रावधान करता है कि कर लगाने वाला विधेयक या संशोधन को केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऐसा प्रावधान करने वाला विधेयक राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा, ठीक है, मतलब कर लगाने की भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना कर लाना विधेयक को विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, 117, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं पेशा अधिनियम 1996 में, ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन एक्ट कहते हैं 1996 में आई थी, ठीक है, जिसको पेशा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें पेशा अधिनियम 1996 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, मतलब कौन सा कथन सही है। तो केंद्र सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों को नामांकित कर सकती है जिनका मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत या जिला स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है, तो केंद्र सरकार नहीं करती है, राज्य सरकार करती है, जी सर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जिनके नाम पर ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए मतदाता सूची में शामिल है, तो ये तो आपका सही है, ठीक है। अब चलेंगे यहाँ पे नीलामी द्वारा गौण खनिजों के दोहन हेतु रियायत देने हेतु ग्राम सभा अथवा उचित स्तर पर
पंचायतों की पूर्व अनुशंसा अनिवार्य होगी। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। ठीक जी है, सही। ध्यान रखें, प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा होगी जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जिनके ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए मतदाता सूची में शामिल हो। नीलामी, बोली या गौण खनिजों के दोहन के लिए रियायत देने हेतु ग्राम सभा पंचायत की पूर्व अनुशंसा अनिवार्य होगी। ठीक है, अब 15 नंबर क्वेश्चन है, विधानसभा के अध्यक्ष में निम्नलिखित विधानसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना। विधानसभा का अध्यक्ष दैट मीन्स स्पीकर, वो मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस्तीफा देगा। तो भाई साहब स्पीकर तो कभी गलत भी है। मुख्यमंत्री को क्यों लिखेगा? डिप्टी ठीक है, स्पीकर। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लिखता है। ठीक है, वो जी सर। विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों का अंतिम व्याख्या होता है। बिल्कुल ये ये जो सही है सर। लोकसभा का स्पीकर के पास जो शक्तियां होती है वही सेम चीज जो होता है विधानसभा के पास भी होता है। ठीक है, ध्यान में रखना। अब चलेंगे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे देखने मिलाना है। तो आपातकालीन प्रावधान की बात करेंगे तो संविधान के किस विभाग में आपको आपातकालीन प्रावधान देखने को मिलेगा? तो ये 18 में है। ठीक है, 18 में। जी ठीक सर। है, किसमें है? तो 18 18 में है। ठीक है, में। राज्यभाषा की बात करेंगे 17 में है। चुनाव की बात करेंगे तो 15 में है। ठीक है, अब बच गया ये कुछ वर्गों के लिए समाज में विशेष प्रावधान की बात करेंगे तो ये 16 में है। ठीक है, अब मिला जी लीजिए सर। किसके आंसर क्या होगा। ठीक है, बता ही दिया, तो मतलब इस बी हिसाब से ऑप्शन। अगर देखा जाए तो इसका कौन सा बी, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी आपका? नंबर सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो उच्च न्यायालय गलत के है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करेंगे राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, जी सर। संविधान उच्च न्यायालय की शक्ति को निर्देश नहीं करता है और इसे संसद के विवेक पे छोड़ता है। ऐसा बात नहीं है, उच्च न्यायालय के पास भी अपनी शक्तियां होती है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जी दोनों गलत। समझ गया? तो दोनों के दोनों गलत है। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखिएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राज्यपाल के परामर्श पे की जाती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप देखेंगे हाँ, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश जो होते हैं ना, मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, उनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश से संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के उद्देश्य का लक्ष्य अपने सभी नागरिकों को क्या करना है? सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। ठीक है, भारत के संविधान की, ठीक है, भारत के संविधान के उद्देश्य का लक्ष्य अपने सभी नागरिकों सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, अवसर की समानता सुनिश्चित करना है। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करना। निम्नलिखित में से सभी सर। ठीक है कौन सा उत्तर चयन करना सही है? सभी सर। तो बताना कौन सही होगा। ठीक है, कौन सा आंसर सही होगा बताना इसका। डी सभी 1 2 3 4 सभी ठीक है, सही। क्योंकि सही सामाजिक है। आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात तो की गई ना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है, विचार विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, अवसर की समानता भी सुनिश्चित होता ही है, व्यक्ति की गरिमा भी सुनिश्चित की जाती है। तो मतलब क्या ऑल स्टेटमेंट क्या आपका सही हो जाएगा। परिसीमन आयोग की बात करेंगे तो क्या बोलते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन होता है ना, क्या क्या सही है? ठीक है, तो मतलब इसके बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो अब तक 5 बार आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो 5 बार नहीं यह किया गया, गलत है 4 बार सर। किया गया। ठीक है, कब किया गया है? जी। 1952 में आया था, फिर 1963 में आया था। ठीक है, उसके बाद आया था आपका 73 और 2002। 1973 में। ठीक है, और अंतिम बार जो आया था 2002 में आया था। लेकिन कहा क्या गया है, तो एक तरह से अगर बात करेंगे तो जब भी आपका जनगणना होता है उसके बाद एक परिसीमन होना चाहिए, लेकिन अभी तक मतलब मात्र 4 ही परिसीमन आपको देखने को मिला। ठीक है, तो ये तो गलत है। ठीक है, तो 1952 में एक अधिनियम बनता है, उसके तहत आप देखेंगे तो 1952 में एक परिसीमन आता है। ठीक है, उसके बाद 63 में है, 73 में है और 2002 में है। ठीक है, ध्यान में रखना। आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाता। डिलिमिटेशन कमीशन जो देगी उसको किसी भी न्यायालय में आप चैलेंज नहीं कर सकते। बहुत हाँ बिल्कुल, किसी भी तरह का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उच्चाधिकार या परिवहन आयोग को भारत में उच्चाधिकार है जिसके आदेशों को कानून के तहत जारी किया गया है और किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, अब चलते आगे चलेंगे तो देखेंगे भारत के न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको फिर से आपको विचार करना है। भारतीय राष्ट्रपति, ठीक है, ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पे नियुक्त कर सकता है, ध्यान में रखेंगे। तो ये तो आपका सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपनी अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तहत न्यायाधीश के रूप में, ठीक है, नियुक्त कर सकता है। ये भी सही है। तो ये ध्यान रखेंगे
हाँ, तो राष्ट्रपति के पहला आपको परमिशन तो लेना पड़ेगा, ठीक है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सॉरी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सभी अधिकार क्षेत्र, शक्तियों, अधिकारों का लाभ होगा, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। सही है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, सही है, ऑल स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते, सही है। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तहत, ठीक है, न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है, ये भी सही है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सभी अधिकार शक्तियों का विशेषाधिकार का लाभ होगा, ये भी सही है, ठीक है, ऑल स्टेटमेंट ट्रू। अब आता है राष्ट्रपति के वीटो शक्ति के संबंध में बात करते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे इसका, राष्ट्रपति के वीटो शक्ति के बारे में देखते हैं। तो संविधान संशोधन विधेयक को केवल अनुमोदित कर सकता है, ठीक है, बिल्कुल, वह संविधान संशोधन विधेयक को केवल अनुमोदित कर सकता है। राष्ट्रपति के पास धन विधेयक की तुलना में साधारण विधेयक के संबंध में अधिक वीटो शक्ति है, ठीक है, क्योंकि धन विधेयक के संबंध में वीटो शक्ति का प्रयोग इसलिए नहीं करता है क्योंकि राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही धन विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, तो इसलिए नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय माना कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, ठीक है, ये पूछा था 69th बीपीएससी में प्रश्न पूछा है, ठीक है, ऑफ इंडिया में वाला होगा, ठीक है। निम्नलिखित में किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो LIC ऑफ इंडिया मामले नहीं, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर पूछा था 69 में, ठीक है। LIC ऑफ इंडिया मामला 1995 की मामला जो है इसमें माना गया था भाई साहब संविधान जो है, ठीक है, सॉरी प्रस्तावना जो है सो मतलब क्या है, संविधान का मतलब क्या है, एक भाग है, किस मामले में कहा गया था, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो LIC मामला वाला में कहा गया था, ठीक है। और बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो है, ठीक है, वो आपका 1973 का केशवानंद भारती वाला मामला है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब बेरुवारी संघ वाला जो मामला जो है भारत पाकिस्तान समझौते के कार्यान्वयन और परिक्षेत्रों में आदान प्रदान से संविधान के अनुच्छेद 143 के 1 के तहत एक संदर्भ शामिल है जिस पर 8 न्यायाधीशों की पीठ ने विचार किया था। न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग को जानने की कुछ नहीं है, लेकिन निष्कर्ष निकाला कि इसे संविधान का भाग नहीं माना जा सकता, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो ये था बेरुवारी संघ वाला जो मामला जो था इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं मांगा गया था, बस कहा गया था संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी। निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, किसके करते हैं बताइए, ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी होता है, बाकी परमाणु ऊर्जा विभाग, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, PM साहब होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की बात करेंगे, इसका स्थापना 1920 में की गई थी, कब की गई थी, इसकी स्थापना 1920 में की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलते हैं, इसका चेयरमैन कौन होता है, भारत के माननीय राष्ट्रपति से अध्यक्ष और माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इसके चेयरमैन होते हैं रेड क्रॉस वाला। अब आते भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। न्यायालय की अवमानना शब्द को न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के द्वारा परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 129 उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है। अवमानना क्षेत्राधिकार का उद्देश्य न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखना है। बताइए कौन सा सही है, ठीक है, 14 सही है सर, तो पहला तो सही है, ठीक है, पहला सही है ना, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1929 की बात करेंगे तो उच्च न्यायालय नहीं है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अवमानना क्षेत्राधिकार का उद्देश्य न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखना है, बिल्कुल, न्यायपालिका अगर कोई फैसला दे दे और कोई लोग उसके फैसला को मतलब क्या करे, डिस्काउंटर करे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, न्यायालय की अवमानना मतलब होगी, ठीक है, कोई तो उसके फैसला को बोलेगा भाई मानेगा ही नहीं, कोई भी उसके न्यायालय का अवमानना कर सकता है, इसलिए न्यायपालिका के पास अधिकार है, सो अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करें, इससे न्यायपालिका की गरिमा बनी हुई रहे, ठीक है। तो 1 और 3 होगा, ठीक है, और 129 में सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, अपनी अवमानना के लिए दंडित करने के अधिकार है, ठीक है, न कि मतलब क्या है हाई कोर्ट को, ठीक है। अब चलेंगे 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, ठीक है।
निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करें। भारत की संसद भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में एक विशेष कानून जोड़ सकती है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो सही है ये। 9वीं अनुसूची में निहित किसी भी कानून की वैधता का परीक्षण किसी भी न्यायालय के द्वारा नहीं किया जा सकता है और न ही उस पर निर्णय लिया जा सकता है। ये कथन कुछ दिन पहले तक अगर होता तो सही होता है, लेकिन बाद में न्यायपालिका ने फैसला दिया से 9वीं अनुसूची में निहित विषयों पर भी मतलब क्या हो सकता है, उसकी कानूनी वैधता का परीक्षण किया जा सकता है। क्यों होता था कि जब भी इन लोगों को लगता था उस कानून का कानूनी परीक्षण ना हो तो उसको 9वीं अनुसूची में डाल देते थे। तो इससे मतलब एक तरह से देखेंगे तो समायोजन नहीं बन रहा था। इसलिए 9वीं अनुसूची में विशेष कानून भारतीय संविधान तो जोड़ भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची में संसद तो कानून को जोड़ सकती है, लेकिन उसको न्यायालय द्वारा परीक्षण किया जा सकता। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब जाके किया गया। कब ये फैसला आया था उसके बाद में भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। 2007 में फैसला आया था, ठीक है, 2007 में, ठीक है। कोई हालो बनाम, ठीक है, IR कोहलालो ने तमिलनाडु मामले में स्पष्ट कर दिया कि संसद को 9वीं अनुसूची में एक विशेष कानून डालने का अधिकार है, लेकिन यह न्यायिक जांच के दायरे से बाहर नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो 2007 में ये फैसला आया भाई साहब 9वीं अनुसूची के विषय का भी कानूनी संरक्षण किया जा सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती मामले के फैसले के तारीख के बाद अगर 9वीं अनुसूची में शामिल विधानों पर इस आधार पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है कि संविधान की मूल संरचना की अवधारणा का उल्लंघन करते। अगर मान लीजिए अगर 9वीं अनुसूची में कुछ ऐसा विषय, कोई भी ऐसा विषय जो कि संविधान का, ठीक है, मूल संवैधानिक संरचना है, ठीक है, मूल संरचना है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर उसका अगर कोई कानून अगर उल्लंघन करता है तो भले उसको 9वीं अनुसूची में डाल दो, डजेंट मैटर, उसका कानूनी परीक्षण किया जाएगा। ऐसा 2007 में, ठीक है, RR कोयहालो बनाम तमिलनाडु मामला जो था उसमें ये बात को स्पष्ट किया गया था, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना। इसका आंसर केवल क्या होगा, तो एक होगा, ठीक है। न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। इसे केंद्र और राज्य सरकार के कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। इसे केंद्र और राज्य दोनों सरकार के कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। ध्यान में रखना है। उच्चतम न्यायालय ने अब तक न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान की मूल संरचना का तत्व घोषित नहीं किया है। संविधान की सर्वोच्चता को सिद्धांत को कायम रखने के लिए न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता होती है। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहला वाला तो सही है, ठीक है, दूसरा वाला भी सही है, ठीक है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा की बात करेंगे तो आपका मूल संरचना तत्व है, ठीक है। और न्यायिक समीक्षा संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को कायम रखने के लिए न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। इसे केंद्र और राज्य दोनों सरकार के कार्यवाही आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने के न्यायपालिका की शक्ति के रूप में परिभाषित करती है। लोग कोई भी कानून अगर केंद्र सरकार बनाए फिर राज्य सरकार बनाए, ठीक है, कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास होता है। हालांकि संविधान संशोधन करने की शक्ति केवल संसद के पास है, लेकिन राज्य भी कानून बना सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा कानून बना दे जो कि मूल अधिकार के खिलाफ हो, बेसिक एक्सेस के खिलाफ हो, तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी, ठीक है। तो न्यायालय की एक तरह की शक्ति है। उच्चतम न्यायालय ने अब तक न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान की मूल संरचना नहीं घोषित किया है, तो ध्यान में रखेंगे मूल संरचना घोषित कर दिया था, ठीक है। कब किया था, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण बाद में, ठीक है, 1975 में, 1975 में इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण एक बाद आया था। इसमें उच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान की मूल संरचना का एक तत्व मतलब क्या किया था, माना था। राजनारायण जो थे जनता पार्टी के एक बड़े नेता थे, ठीक है। इंदिरा गांधी से चुनाव हार जाते बेचारे, तो राजनारायण जो थे इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाके केस कर देते हैं और इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रधानमंत्री के चुनाव को हाईकोर्ट जो थी रद्द कर देती है और इंदिरा गांधी को इस्तीफा देने के लिए कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाद में राजनारायण जो थे इमरजेंसी के बाद चुनाव लड़ते भी है बरेली से और चुनाव जीतते भी है, ठीक है, रायबरेली से। चलिए आगे चलेंगे तो देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर उसके बाद इंदिरा गांधी ने एक संवैधानिक संशोधन लेकर आया, मतलब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव कैंडिडेचर को, ठीक है, कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसी के खिलाफ यह फैसला आया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए लोकसभा को कम से कम आधे बहुमत के साथ प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करना होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव को स्वीकार करना स्पीकर चेयरमैन के अधीन है। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। ये पहला वाला तो गलत है, ठीक है। अगर मान लीजिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए ये सिद्ध कदाचार अगर उन पर साबित हो जाएगा तो वो आ जाएगा, ठीक है, वो हटना पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए, ठीक है,
तो 100 कैंडिडेट चाहिए, मतलब 100 सदस्य चाहिए लोकसभा में और 50 सदस्य चाहिए राज्यसभा में। ठीक है, देखना पड़ेगा कहाँ पे इनके खिलाफ लाते हैं। ठीक है, महाभियोग जैसा प्रस्ताव लाता है, लेकिन महाभियोग से तो केवल राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया इनके हटाने के लिए भी लगता है। ठीक है, और ध्यान में रखिएगा, अध्यक्ष या फिर सभापति निष्कासन प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं या फिर मतलब क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव को स्वीकार करना स्पीकर चेयरमैन के अधीन है। ठीक है, तो अध्यक्ष सभापति निष्कासन प्रभाव को स्वीकार कर सकते हैं या इसे स्वीकार करने से इनकार भी कर सकते हैं। तो दोनों का ये भी तीसरा नंबर पे स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ तो दिया नहीं है, लेकिन ऑप्शन में इसको सही नहीं ले रहा है। ठीक है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्ताव को स्वीकार करना स्पीकर चेयरमैन के अधीन है। ठीक है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, 1-3 होना चाहिए इसका सही लगा, ऐसा ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि ये स्वीकार भी कर सकता है, उसको इनकार भी कर सकता है। जब अगर मान लीजिए उनके खिलाफ लाया गया, ठीक है, प्रस्ताव लाया गया, तो उसको स्वीकार करना, प्रस्ताव सदन में चलेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? स्पीकर भी तो एक्सेप्ट करेगा ना, या फिर स्पीकर बोलेगा अच्छा नहीं 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 चल रहा है, तो दोनों काम किसका होता है? स्पीकर का भी होता है। अगर राज्यसभा में लाया तो सभापति चेयरमैन, लोकसभा में स्पीकर, तो ये भी सही होना चाहिए और ये भी सही होना चाहिए। ठीक है, हालांकि ये वैसे गलत है। क्वेश्चन इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंट दिया है, हिंदी में क्या ट्रांसलेशन दिया थोड़ा इंग्लिश में? गलत पढ़ना दे दिया इंग्लिश है। में। मतलब ऑब्लिगेशन मतलब नहीं है उस पे, उसकी उस कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, इंग्लिश में अच्छा, ऐसा दिया है, हाँ, बट तब हिंदी सही में होगा, थोड़ा क्योंकि डिफरेंट। हिंदी में तो ये सही लग रहा है। ठीक है, मतलब उनके ऊपर मतलब के ये बगल नहीं में है है सुनना। इंग्लिश वाला ऑप्शन। अच्छा, द स्पीकर चेयरमैन इज अंडर ऑब्लिगेशन टू एडमिट द मोशन ऑफ रिमूवल ऑफ जज और सुप्रीम कोर्ट, मतलब बाध्य नहीं हो। ठीक है, ध्यान रखें, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? बाध्य नहीं है। ठीक है, मतलब वो स्वीकार कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, मतलब उसके मतलब क्या है, उसका अपना विवेकाधीन होगा। ठीक है, तो ऑब्लिगेशन लगा देगा तो ये सही हो जाएगा। विदाउट ऑब्लिगेशन का ये ऑप्शन क्या है, गलत हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट पूरा पूरा सही लग रहा है अकॉर्डिंग टू हिंदी देखे, हालांकि इंग्लिश का बाध्य होता है, उस हिसाब से तीसरा गलत है। यहाँ पर भी हिंदी के साथ इन लोगों ने बेईमानी कर दिया। ठीक है, चलिए, हिंदी के छात्र इसीलिए परेशान रहते हैं। अनुच्छेद और संबंधित प्रावधान 158 में क्या है? 158 में क्या है? 158 में है से राज्यपाल किसी अन्य लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति अगर राज्यपाल रहेगा तो कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करे। 153 में क्या है? तो भाई साहब 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, 2 या 2 मतलब प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए भी हो सकता है। 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है, और 165 में और 165 में एडवोकेट जनरल है। ठीक है, एडवोकेट जनरल में महाधिवक्ता। ठीक है, सारे ही तो गलत क्या है, करना था इसमें? सही सुमेलित नहीं है बोल रहा है, मतलब सारे गलत है। अच्छा, हम लोग तो बोल, हम तो उसको बोल लगा दी। ठीक है, कोई सही नहीं है। ठीक है, निम्न के कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कोई नहीं है। ठीक है, सब उल्टा सीधा दिया हुआ है। चलिए आप देखेंगे आगे, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वर्तमान में मौजूद सभी उच्च न्यायालय भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के प्रावधानों के तहत स्थापित किए गए। पहला स्टेटमेंट है, उच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार को बुनियादी ढांचे के सिद्धांत से बाहर रखा गया है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, अनुच्छेद 220 के तहत राष्ट्रपति एक न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरित कर सकता है। बताना उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो सारे के सारे गलत कथन है, कोई भी सही नहीं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर पहला वाला जो गलत 1861 के बाद 3 गो हुआ था, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। 1861 तीनों प्रेसिडेंसी में हुआ था। ठीक है, क्या था? तीनों प्रेसिडेंसी में जो था वहां पे हुआ था। ठीक है, स्ट्रक्चर हाँ ठीक है, ये मूल जो होता है ना, ये मूल क्षेत्राधिकार की बात करेंगे, सॉरी, ये जो रीट जारी करने का जो क्षेत्राधिकार है, मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार को बुनियादी ढांचे के सिद्धांत से बाहर रखा गया तो गलत है। मूल क्षेत्राधिकार की बात आएगा, ये मूल संरचना का एक भाग है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, रीट जो है क्षेत्राधिकार संविधान की मूल संरचना का एक भाग है, इसलिए संविधान संशोधन के माध्यम से हटाना नहीं जा सकता। ठीक है, अब अनुच्छेद 220 के तहत राष्ट्रपति नहीं करता है। ठीक है, कौन करता है? अनुच्छेद 222 के तहत करता है। ठीक है, अनुच्छेद 222 के तहत राष्ट्रपति एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में क्या कर सकते हैं? हस्तांतरित कर सकते हैं, तबादला कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। आप चलते हैं आगे, देखेंगे आगे क्या प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित नीचे दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता और परिवर्तन के तत्व समाविष्ट है।
भारतीय सही। राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित राजनीतिक शैलियों आधुनिक शैली पारंपरिक और संत शैली के तत्व हैं। ठीक है, दोनों सही लग रहा है मेरे को। क्या आंसर है इसका? दोनों सही है। ठीक है, दोनों ही सही है। ठीक है, मुझे अच्छा नहीं सही है, पता। स्पष्टीकरण है। अब देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक परंपरा भी है। ठीक है, परंपरा कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए, जैसे लोकसभा का जो विपक्ष का जो नेता होता है उसको लोकलेखा समिति का अध्यक्ष बना देते हैं। ठीक है, क्या होगा? परंपरा है ना। मान लीजिए, जो जो वरिष्ठ जो अध्यक्ष जो वरिष्ठ जो सदस्य होता है उसको प्रोटेम स्पीकर सामान्य तौर पर बना दिया जाता है, तो क्या होगा? परंपरा हो गया। पारंपरिक शैली, आधुनिक शैली में क्या है? जैसे बात करेंगे क्या बोलते हैं, शून्य, जीरो आवर, क्या बोला जाता है उसको? लोकसभा का पहला कार्यकाल कौन होता है? क्वेश्चन आवर। प्रश्नकाल वगैरह जो होता है, क्वेश्चन आवर, ये सब जो होता है, ये सब न्यूज़पेपर के माध्यम से आया है न्यूज में, तो ये सब आधुनिक शैली है। ठीक है, संत शैली भी बहुत सारा शामिल है। ठीक है, मतलब किसे, एक तो संत शैली को इंग्लिश में क्या लिखा है? ठीक है, क्षमता दोनों शैली, है। तो वो भी बहुत कुछ है। मतलब शैली आप देखो, मतलब पढ़ोगे ना पार्लियामेंट के बाद, तो कुछ कुछ ऐसी चीजें मिलेगी जो कि आपको परंपरा के अधीन भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक है, अब चलते आगे। अध्यादेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे तब प्रख्यापित किया जाता है जब दोनों में से कोई भी सदन सत्र में नहीं हो। ठीक है, तो बिल्कुल अध्यादेश तभी आएगा जब दोनों में से कोई भी सदन सत्र में नहीं। ठीक है, राष्ट्रपति अध्यादेश 123 में है, और इधर कितना में हो जाएगा? 213 में। ठीक है, कितने में हो जाएगा? 213 में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना। मतलब राज्यपाल वाला, राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम और न्यायिक समीक्षा से परे है। नहीं, राष्ट्रपति अगर, मतलब राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम और न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। संसद की पुनः बैठक के 3 सप्ताह के भीतर नहीं, कितना होता है? 6 सप्ताह के भीतर। कितने? तो ध्यान रखें, कितने में होता है? ठीक होगा। ठीक है, कितने सप्ताह के भीतर? 6 सप्ताह के भीतर। ठीक है, न कि 3 सप्ताह के भीतर। इसका संचालन समाप्त हो जाता है 6 सप्ताह के भीतर। संसद जिस दिन भी बैठ गई, मान लीजिए अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए हुए अभी 2 दिन ही हुआ है। ठीक है, तीसरा दिन क्या होता है? संसद की बैठक हो जाती है। तो जिस दिन से संसद की बैठक हो दिन है उससे 6 सप्ताह काउंट करेंगे, 6 वीक। ठीक है, कितने काउंट करेंगे? तो 6 वीक उस दिन से काउंट किया जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। कितने? तो 6 वीक उस दिन से काउंट। वैसे अध्यादेश की जो अवधि होती है 6 महीना होती है। ठीक है, क्या होती है? 6 महीना। अगर मान लीजिए 6 महीना तक संसद अगर नहीं बैठी तो वैसे वो 6 महीना उसकी अवधि रहेगी, लेकिन जिस दिन से संसद बैठ जाएगी ना, संसद के जिस दिन से पहली बैठक होगी, उस दिन से 6 महीना वाला कहानी भूल के 6 वीक वाला कहानी आ जाएगा। ठीक है, अब चलते आगे। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है। किसी पंचायत की अवधि समाप्त होने से पहले उसके विघटन पर गठित पंचायत पूरे 5 वर्ष तक कार्य करती है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ होते ही पंचायतों संबंधित सभी राज्य कानून तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, ग्राम मध्यवर्ती जिला स्तर पर पंचायतें की सभी सदस्य सीधे लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तो सीधे गलत है। ठीक है, बताइए, एक या दो सही है कि गलत है? पहला गलत है। जितना ठीक बाकी है, रहता है समय उतना ही करेगी। हाँ, जितना बाकी रहेगा उतना ही उपायुक्त दिन है। उपायुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 32 का ए, 2 सही। 32 का आंसर जो लिया ए, केवल 3 सही है। केवल ग्राम तीसरा मध्यवर्ती जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य, तो सारा सारा गलत है। पंचायत के सभी ये सदस्य तो सीधे लोगों के द्वारा कैसे चुना जाएगा? पंचायत के सदस्य तो उप मुखिया भी होगा। ठीक है, उप सरपंच, वो भी क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको? उप मुखिया प्रमुख। भी होता है। और क्या वो प्रमुख वगैरह प्रमुख को भी नहीं चुन सकते? तो सारा साल गलत है। जो भी ग्राम मध्यवर्ती जिला स्तर पर सारे के सारे सदस्यों को डायरेक्ट जनता के द्वारा तो नहीं चुन सकते। ठीक है, ये तो सारा साल गलत है। किसका आंसर कैसे ले रहा है? और किसी पंचायत की अवधि समाप्त होने से पहले उसके विघटन पर गठित पंचायत पूरे 5 साल तक गठित रहेगी, ये तो गलत है। शेष अवधि तक रहती है। और ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी सदस्य ने पंचायत मध्यवर्ती जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। ये कैसे सही हो सकता है? नहीं है सही सर। और उसके बाद बात करेंगे तो दूसरा नंबर से 73वें संविधान संशोधन 1992 के प्रारंभ होती पंचायतों संबंधित सभी राज्य कानून तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएंगे। नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तीसरा नंबर गलत नहीं होना चाहिए, तीसरा नंबर भी गलत होना चाहिए, इसमें सही ले रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर बात करेंगे तो ये वाला आपका सही है, लेकिन मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए, क्योंकि पंचायत में और ऐसे भी सदस्य होते हैं, जैसे उप प्रमुख हो गया, उप मुखिया हो गया, इनका चुनाव नहीं होता है। ठीक है, ये जनता के द्वारा वार्ड मतलब नहीं चुने जाते होते हैं। हैं वो। ठीक है, वार्ड के द्वारा उप मुखिया होता है और पंचायत समिति के द्वारा उप प्रमुख का चयन किया जाता है। ठीक है, तो ये गलत होना चाहिए।
परिभाषा के अनुसार संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है, ठीक है। तो संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है, तो ध्यान रखिएगा, संवैधानिक सरकार जो सिंपल सा सीमित सरकार, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सीमित सरकार होता है, ठीक है। संवैधानिक सरकार का मतलब सीमित सरकार होता है। इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे, ग्राम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 में दिए गए साक्ष्य के नियमों से बाध्य होंगे। ये गतिशील न्यायालय होते हैं तथा आपराधिक और सिविल न्यायालय दोनों की शक्तियों का प्रयोग करते हैं ग्राम न्यायालय। ये सही है। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श पे की जाती है, ये भी सही है, ठीक है। तो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के दिए गए साक्ष्य के नियम होंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये गलत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये बाध्य नहीं होगा बल्कि प्राकृतिक न्याय और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा और उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए किसी भी नियमों के अधीन नहीं होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका गलत है, ठीक है, मतलब इसका सही कौन होगा, तो 2 और 3 सही होगा। अब आगे आते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है। किसी भी संविधान पूर्व संधि से उत्पन्न विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, ठीक है। किसी संविधान पूर्व संधि, संविधान से पहले अगर कोई संधि होता है, यदि कानून या सार्वजनिक महत्व के तथ्य को कोई प्रश्न उठता है तो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी राय देने से इनकार कर सकता है, ठीक है। यदि कानून या सार्वजनिक महत्व के तथ्य पर, ठीक है, कोई प्रश्न उठता है तो सर्वोच्च न्यायालय, ये गलत, पहला की बात करेंगे, गलत है। तो ध्यान में निम्नलिखित कौन सा कथन सही, निम्नलिखित उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ये सही है, ये गलत। देखिए राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, अपनी राय देने के लिए बाध्य है, लेकिन किस मामले में, संवैधानिक मामले में, ठीक है। अगर संवैधानिक प्रश्न का अगर मामला होगा, संविधान का मामला होगा, तो वैसे कंडीशन में राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, अपना राय देने के लिए बाध्य होगा, क्योंकि अगर संविधान का जो एक्सप्लेनेशन करता है, एक्सप्लेनर जो होता है, जो आखिरी रूप से जो संविधान को जो एक्सप्लेन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय ही अगर बोलेगा तो भाई साहब हम आपको सुझाव नहीं देंगे, तो कोई व्यक्ति कहाँ जाएगा, क्योंकि संविधान को आखिरी रूप से एक्सप्लेन करने के अधिकार किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति को सुझाव देने के लिए बाध्य है। लेकिन कानून या सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पे अगर चाहेंगे तो वो सलाह नहीं भी दे सकता है, इनकार भी कर सकता है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये भी है, ये ऐसे भी कह सकते हैं, न तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कानून, दिए गए सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है, और नहीं तो, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए सलाह को देने के लिए, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय भी बाध्य है, लेकिन बशर्ते वो संवैधानिक मामला ना हो। अगर संवैधानिक मामला होगा तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बाध्य है, क्योंकि भाई साहब सर्वोच्च न्यायालय आखिरी ऐसा बॉडी है, आखिरी ऐसा संगठन है जो कि संविधान को क्या कर सकता है, व्याख्या कर सकता है। अंतिम रूप से व्याख्या करने का अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो दोनों कंडीशंस है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय देने के लिए भी बाध्य है, नहीं भी देने के लिए बाध्य है, प्रश्न अलग अलग होता है। किसी भी संविधान के पूर्व संधि से उत्पन्न विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, तो नहीं बाध्यकारी है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, 2 नंबर सही है। चलिए आप देखेंगे संघ और उसके अधिकार क्षेत्र से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, दोनों सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मामले में, ठीक है, राज्यसभा की शक्तियां और स्थिति लोकसभा के बराबर है, ठीक है। तो बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं, जैसे कि बात करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन और महाभियोग दोनों में बराबर है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश की मामला, ठीक है। अनुदान मांगों पर मतदान, वोटर अकाउंट जो होता है उसमें लोकसभा के पास विशेष अधिकार है, ठीक है, न कि राज्यसभा के पास, ठीक है। इसका 1-2 सही होगा। सरकार का संसदीय स्वरूप क्या है, ठीक है। सरकार के संसदीय स्वरूप की बात करेंगे तो सरकार का संसदीय स्वरूप क्या है, बताइए। ये सी नंबर सर, जनता द्वारा चुनी और हटाया जा सकता संसद है। के प्रति उत्तरदायी है और संसद हटा सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसका आंसर क्या होगा। संसद के सभी राजनीतिक दलों के सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, तो ये बात सही है क्या। गलत है। सभी राजनीतिक दलों का तो भाई से सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं होगा, ठीक है, ये तो सरासर गलत है, ठीक है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, इसके द्वारा हटाया भी जा सकता है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि संसद के प्रति सरकार उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति सर जनता द्वारा डायरेक्टली जनता के प्रति सरकार लोकसभा
संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं सरकार होती थोड़ी है। होती है, गवर्नमेंट हमेशा सरकार जनता के प्रति, संसद के ही प्रति लोकसभा के होगा प्रति ना। उत्तरदायी होती है, संसद नहीं होगा। गवर्नमेंट हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जी ठीक है, सर। ध्यान में रखना है, ठीक काउंसिल है। ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के लिए होता है, सरकार कभी नहीं लोकसभा के लिए होती है। ठीक है, काउंसिल ऑफ सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, उसको इसके द्वारा हटाया भी जा सकता है, ठीक है। सही है। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है, लेकिन निर्धारित अवधि के समाप्ति से पहले उसे हटाया जा सकता है, ठीक है। ये तो गलत है। जी सर। सरकार जनता के द्वारा इसे द्वारा हटाया भी जा सकता है। भाई तो चुनाव की प्रक्रिया में तो सर, ठीक है, सरकार जनता के द्वारा नहीं चुनी जाती है, ठीक है, संसद जनता के द्वारा चुने जाते, संसद से सरकार बनती है, और सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है इसके द्वारा, ठीक है, हटा भी जैसे उसे देखा जाए तो ये ठीक है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन जो है मत पूछ रहा है ना, क्या संसदीय स्वरूप का बात पूछ रहा है, तो पार्लियामेंट का बिल्कुल हो जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या लिया है? इसका आंसर तो आपका लिया है, ठीक है, हाँ ठीक, इसका आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर बी लिया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए वैसे जो बात करेंगे, इसका आंसर संसद दे दिया, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लोकसभा मेरे हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। आप देखेंगे एक संघीय सरकार के रूप में, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के पास कुछ मामलों में विशेष मूल क्षेत्राधिकार है। एक संघीय न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पास कुछ मामलों में विशेष मूल क्षेत्राधिकार होता है। सर्वोच्च न्यायालय का यह क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से किस मामले तक विस्तारित नहीं है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? ए ऑप्शन सिर्फ, ठीक है, संविधान पूर्व किसी भी संधि समझौते से उत्पन्न विवाद, क्योंकि संविधान में इसके बारे में चर्चा नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय निर्णय लेगा से क्या बात है, ठीक है। बात करेंगे केंद्र और राज्यों के बीच में नियत व्यय और पेंशन का समायोजन, इसमें भी होगा। केंद्र और राज्य के बीच में कोई विवाद या एक तरफ राज्य दूसरी तरफ एक, ये इसमें संसद के पास अधिकार होता है। किसके पास अधिकार है? अंतर राज्य विवाद जब भी आ जाएगा ना, उसमें क्या होगा? संसद होगा, ठीक है, ठीक है। जी सर। एक केंद्र के साथ या फिर मतलब राज्य के साथ विवाद है, या फिर केंद्र है, एक से अधिक राज्य, फिर दो राज्यों के विवाद होगा, उसमें किसका रोल होगा? संसद के पास होगा, ठीक है, न कि मतलब इसके पास। बाकी दोनों के दोनों ऑप्शन जो है सही है, ठीक है। चलिए आप देखेंगे मूल क्षेत्राधिकार का अर्थ है उच्च न्यायालय की अपील के बजाय पहली बार में विवादों को सुनने की शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल है? बताइए। नागरिकों को मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन, ठीक है, संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित विवाद, ठीक है, संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को अधीनस्थ न्यायालयों में उच्च न्यायालयों के में हस्तांतरित करने का आदेश। तो ये सही है, तीनों ही सही ये है, सही है, ये भी सही है, ठीक है। संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित विवाद, ठीक है, निर्वाचन से संबंधित विवाद जो होगा ना, ठीक है, वो जाएगा आपका, ठीक है, सुप्रीम इधर कोर्ट जाएगा, में। ये आपका जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में। यहाँ पर मूल क्षेत्राधिकार का अर्थ है उच्च न्यायालय की, हाँ ठीक है, उच्च न्यायालय में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उच्च न्यायालय में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी उच्च न्यायालय में ही जाता ज्यादातर। और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन तो है, जो कि रिट जारी करते हैं, और संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को अधीनस्थ न्यायालय से उच्च न्यायालय में हस्तांतरित करने का आदेश देना, ये भी कर सकते हैं, ठीक है, सारे के सारे। लेकिन ध्यान में रखिएगा, अगर इसी में अगर सदस्यों के मतलब योग्यता के ऊपर अगर क्वेश्चंस की बात अगर आएगी ना, तो इसमें उच्च न्यायालय का रोल नहीं होता है। योग्यता के ऊपर जो प्रश्न होता है उसमें देखिएगा तो राज्यपाल फैसला लेंगे विधानसभा स्पीकर की मदद से, ठीक है, योग्यता संबंधी प्रश्न पे, ठीक है, उधर राष्ट्रपति और उधर स्पीकर होता है, तो योग्यता के, लेकिन चुनाव संबंधी विवाद में कोर्ट जाएंगे, ठीक है। मिलाना है, मिलाइए। चंडीगढ़ 1966 में। दादा सुमेलित करना है, ठीक है, तो क्या होगा? 56। चंडीगढ़ जो लक्षद्वीप जो आएगा 56 में, दमनदीप 1961। चंडीगढ़ तो पंजाब हरियाणा राज्य के साथ ही 66 में बनेगा। दादरा नगर हवेली 61 में बन जाएगा, 61 में ना, दादरा नगर हवेली 61 में, ठीक है, दमन दीव उसके 1 साल बाद 62 में।
ये पेन लाल चल रहा है कि क्या चल रहा है, किस रंग का पेन चल रहा है? ब्लैक 432 पहले लाल चलता है फिर ब्लैक हो जाता है। जी हाँ जादू हो कैसे हो रहा है ये? जादू वही तुम है। देख रहे हैं मेरे में लाल चल रहा है, ठीक है, फिर ब्लैक कैसे हो सकता है ये? चलिए कुछ नया हुआ है, आगे चलते हैं, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, ठीक है, अनिवार्य और स्वैच्छिक। निम्नलिखित में से कौन से स्वैच्छिक प्रावधानों का हिस्सा है? भाई राज्य चुनाव आयोग की स्थापना करेगा, भाई ये तो अनिवार्य घटक होगा ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ठीक है। राज्य चुनाव आयोग का गठन करेगा किस अनुच्छेद में? ठीक है, ये तो एकदम अनिवार्य है ना, क्योंकि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में दे रहे हो तो मतलब 243 में राज्य चुनाव आयोग का गठन किस में है? के 243 का के में है, सारे बच्चे कीजिएगा। तीनों स्तरों पे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तीनों स्तर पर पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें, ठीक है। ये तो भाई अनिवार्य है क्योंकि दिया हुआ। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव की पर्ची का निर्धारण करना, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव की पर्ची का अध्ययन करना वो स्वैच्छिक होगा। राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान करना, यह भी संचित है, ठीक है। ये सच्ची ही पूछ रहा है ना? हाँ ठीक है, तो इसका 3 और 4 होगा, ठीक है, 42 का 3 और 4, ठीक है। क्योंकि देखेंगे यहाँ पे रीजन क्या है सर, राज्यों की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देना स्वैच्छिक है, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, राज्य का अपना एक वित्त आयोग है उसको फंड करने के लिए, ठीक है। 243 के आई में वित्त आयोग है तो उसके लिए संवैधानिक बॉडी तो है इसको फंड करने के लिए, ठीक है। इसका 3-4 है, बाकी ये 1-2 की बात करेंगे, अनिवार्य है, ठीक है। अब अनिवार्य क्या है भाई, इसमें स्वैच्छिक भी अनिवार्य भी है, ठीक है। दोनों स्तरों पर, तीनों स्तर पर महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षित करना, ये तो भाई अनिवार्य है। अगर इससे ज्यादा अगर कर सकता तो राज्य के लिए स्वैच्छिक है। अगर कोई राज्य अगर चाहे 50% देना तो बिहार 50% दे रखा है, ठीक है, तो क्या हो गया, स्वैच्छिक हो गया, ठीक है। लेकिन अनिवार्य कितना है, तो 1/3 क्या होनी चाहिए, उसके लिए अनिवार्य घटक तो है ये, ठीक है, इसे आप ध्यान में रखोगे। अब चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग के आरोप तय करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। महाभियोग संसद के होने वाली एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। तब महाभियोग की बात करेंगे, संसद में होने वाली अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। क्यों अर्धन्यायिक प्रक्रिया, मैं पहले ही बता दिया था। महाभियोग संसद में होने वाला अर्धन्यायिक प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि भाई साहब राष्ट्रपति को चुनने में किसका काम होता है, तो संसद, लोकसभा, राज्यसभा के साथ साथ विधानसभा के सदस्यों का भी क्या होता है ना, योगदान होता है ना, चुनते हैं ना। लेकिन हटाने की प्रक्रिया में विधानसभा सदस्यों का मतलब क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। इसलिए पूरी तरीके से राष्ट्रपति पे जो महाभियोग की प्रक्रिया लगती है, न्याय नहीं हो पाता है, इसलिए इसको अर्ध न्याय कहते हैं। क्योंकि भाई साहब आप इसको विधानसभा के सदस्यों को इससे बाहर रखते हो, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, महाभियोग संसद में होने वाला एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति और महाभियोग के आरोप को तय करने वाले 2/3 सदस्यों को द्वारा पारित किया जाना चाहिए, तो ये सही है क्या, तो ये भी सही है, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोनों को दोनों सर, कभी भी पूछेगा महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया क्यों है, जो मैंने बातें बताई उसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि विधायी और न्यायिक दोनों प्रकृति को दर्शाता है, ठीक है, ये भी एक कारण है। आप चलेंगे आगे, निम्नलिखित में से निम्नलिखित युग्मों पे आपको विचार करना है। विराम, विराम में क्या होता है, तो विराम में क्या होता है बताइए, कम कर देते विराम हैं की बात उसके बाद। करेंगे, ठीक है, तो मूल रूप से दी गई सजा का स्थान पे सजा को कम करना, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे ये तो सही है। परिहार में क्या होता है, तो दंड के स्वरूप के बदले बिना सजा की अवधि को कम करना या फिर सजा के रूप को प्रतिस्थापित करना, ठीक है, क्या होता है, अवधि को कम करता है परिहार। ठीक है, ये करता। परिहार में दंड का स्वरूप बदले बिना सजा की अवधि को कम करना। अगर मान लीजिए किसी को कोई दंड का मिला हुआ है तो उसको सजा की अवधि को कम कर देंगे, लेकिन दंड के स्वरूप को नहीं बदलेंगे। पर अविलंबन में क्या होता है, सजा के स्वरूप का प्रतिस्थापन करते हैं। किसी को मान लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी को परिलिंबन मुख्यतः जो होता है ना, मौत की सजा में होता है। अगर मान लीजिए किसी को फांसी की सजा मिला हुआ है ना, तो उसको मतलब क्या करते हैं ना, उसको मतलब उम्र कैद के सजा के रूप में क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अविलंबन का प्रयोग होता है। तो क्या सही इसका, तो केवल एक सही है, ठीक है। आप देखें निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मामला मौलिक अधिकारों और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बीच में विवाद संघर्ष से संबंधित है, ठीक है। तो चंपक द्वैराजन विवाद जो है 1951 का, तो ये तो आपका है नहीं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चंपक द्वैराजन, चंपकम वाला है। अच्छा हाँ, ये चंपक द्वैराजन वाला मद्रास राज्य वाला है नहीं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसमें मौलिक अधिकारों की प्रधानता मतलब दी गई है, ठीक है।
पुट्टू स्वामी केस वाला 2018 वाला, ये तो ये भी पुट्टू है। स्वामी का केस राइट कौन टू सा सोचा है इसमें, मतलब राइट टू क्या बोलते हैं इसको, प्राइवेसी है। प्राइवेसी वाला है, ठीक है, निजता का अधिकार जिसको बोलते हैं पुट्टू स्वामी मामला, निजता का अधिकार से ये मामला जो है संबंधित। और केशवानंद भारती विवाद 1973 ये भी है। गोलकनाथ की ये बात भी करेंगे होगा। तो ये भी आपका होगा ही, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हाँ, केशवानंद भारती विवाद में कहा गया था भाई साहब से, मतलब ये दोनों एक दूसरे का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, ध्यान रखें, पूरक है, ठीक है। चलिए, और ध्यान में रखना है थोड़ा कि गोलकनाथ वाला में ना थोड़ा सा मतलब डीपीएसपी को थोड़ी प्रधानता दी गई थी, ठीक है। चलिए, मतलब यहाँ पे कहा गया गोलकनाथ मामले में 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए संसद द्वारा मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है, मतलब फंडामेंटल राइट को प्रधानता दी गई थी। आपका कौन सही हो जाएगा, 2 3 4 नहीं, 1 3 4 नहीं, चार नहीं, तो 3 अब 4 आगे आते हैं, 3 4 हाँ। हाँ ठीक है ना, 1 3 4। जी आप सर देखेंगे भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह राष्ट्र विरोधी और असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे तो सही है। ये किसी कानून की वैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण में न्यायालयों की मदद करते हैं, मौलिक कर्तव्य। ये नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करते हैं, ये कानून के द्वारा परिवर्तनीय है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये तो कानून के सही द्वारा परिवर्तनीय कहाँ से है ये, नहीं है, ठीक है, गलत है क्या ये। आंसर होगा इसका, 1 2 1 3 2 होना 3 सही चाहिए। होगी। ठीक है। और पहला वाला भी स्टेटमेंट मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि राष्ट्र विरोधी और सामाजिक गतिविधियों के रूप में चेतावनी के रूप में काम करते हैं, चेतावनी नहीं है, एक तरह से देखेंगे तो मौलिक सोच है, ठीक है, वार्निंग देने का तो कहीं पे काम ही नहीं करता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये भी मेरे को मतलब गलत ही लग रहा है, ठीक है। मुझे भी ये लग रहा है। इस्माइल 21-38 में कॉपी से डाली है ना, नहीं चेक करूंगा, जिसका भी 9 बजे के बाद आया होगा नहीं चेक करूंगा, कल खुला हुआ रह गया था ना, इसलिए लोग डाल दी बाद में भी, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, पहला वाला मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए, लेकिन ये सही है। लेकिन ये न्यायालय के द्वारा भाई साहब एक कानून, न्यायालय नहीं लिखा है, कानून लिखा हुआ, इधर क्या लिखा है, दे आर इन्फोर्समेंट बाय लॉ, नहीं, ठीक है, तो लॉ के द्वारा तो ये भाई फोर्सफुली तो नहीं है ये, ठीक है। ये प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करता है, जो प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करेगा वो चेतावनी कैसे हो सकता है, ठीक है। ये किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण न्यायालयों की मदद करता है, सस्पिशियस ऑप्शन है, स्किप करते हैं, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। जस्टिस फजल अली, के एम पनिकर, हृदयनाथ कंजूरी इसके सदस्य थे, तो बात सही है क्या, 47 ठीक है, का। सही है। हाँ, इसके आयोग में मुंबई और पंजाब में विभाजन का समर्थन किया, नहीं भाई नहीं किया था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के साथ 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, सही है। सही है। ये मेरे को गलत लग रहा है, ठीक है, क्योंकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार, ठीक है, 14 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का निर्देश दिया गया था, ठीक है, 14 3 था, लेकिन मुख्य रूप से 14 बनाया गया आखिरी रूप में, ठीक है, बनाए गए, अच्छा बनाए गए लिखा हुआ तब ठीक है, लेकिन इन्होंने जो अनुशंसा जो किया था ना 14 3 का अनुशंसा किया था, ठीक है, ठीक है, तो ये 1 3 इसका सही है, ठीक है, मतलब बनाए गए लिखा हुआ है तो अंतिम रूप से 14 6 बनाया गया, अनुशंसा 14 3 का था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में निर्धारित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में से है, मौलिक कर्तव्य, नशीली पेय पदार्थों का सेवन पे प्रतिबंध लगाना, ये तो मौलिक कर्तव्य तो नहीं है, ठीक है, ये तो क्या है, डीपीएसपी है। हमारी संस्कृति के समृद्ध विरासत को महत्व देना, संरक्षित करना, सही है। 2 3 भारत 4 की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, ये भी सही है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा का त्याग करना, ये भी सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें कहीं पर भी मौलिक कर्तव्य को पढ़ने का और कहीं पर लगता है चेतावनी दिया जा रहा है, ठीक है, त्याग करना, उनकी रक्षा करना, संरक्षित करना, कहीं पर भी चेतावनी नहीं लग रहा, तो उस ऑप्शन में चेतावनी क्यों दिया, मतलब ये एक तरह से देखेंगे तो क्या है, एक मौलिक सोच है कि फॉलो करना चाहिए। वार्निंग और चेतावनी का तो कहीं पे इसमें बात ही नहीं है, अगर नहीं भी करेंगे, चेतावनी का मतलब क्या होता है, अगर आप उसको नहीं मानेंगे तो फिर आपको
दंड मिलना चाहिए। जी सर। इसमें तो ऐसा कुछ प्रावधान तो है नहीं। चलिए, सर भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में क्या? सर बीच बीच में जैसे फ्लैग लॉ बनाते हैं ना, जैसे कि अगर आप झंडे का नहीं करेंगे तो आपको तो अधिनियम बना दो ना, तो अधिनियम तो बनाते हैं ना उसके लिए, फ्लैग लॉ का अधिनियम बना हुआ है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज को, प्रावधान को लेकर उसको एक्ट बना दोगे तो फिर तो कानून बन गया ना। अब इसके अधिकार, इसके जैसे फंडामेंटल, जैसे इसमें दूसरा ऑप्शन जो था, ठीक है, इसमें दूसरा ऑप्शन जो था, ये किसी कानून की संवैधानिक व्यवस्था की जांच के निर्धारण में न्यायालयों की मदद करता है। अगर मान लीजिए किसी इसमें बोला हुआ है तो भाई साहब झंडा का आपको क्या करना है, मान रखना है, उसका सम्मान करना है, ठीक है। तो जब तक कानून नहीं बनता तो आप उसको तोड़ भी सकते हो कि झंडा को लेकर फ्लैग लॉ बन गया। आप क्या बोलते हैं, फ्लैग कोड ऑफ करके कुछ लॉ बना हुआ है, ठीक है, संसद अधिनियम के द्वारा उसको कानून बना दिया, तो कानून को फिर तोड़ेंगे तो आप जेल जाएंगे। अब इसमें कहीं से भी नहीं है मतलब किसी देश के जो हमारे जो संविधान के जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर जो होते हैं उनको गाली देना मतलब क्या है, एक तरह का जुर्म है। महात्मा गांधी जी को आप गाली दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए कोई एक्ट नहीं, आप जेल नहीं जाओगे। लेकिन महात्मा गांधी को पब्लिकली में 10,000 आदमी के बीच में गाली देने के क्रम में क्या होगा, पब्लिक पब्लिक मतलब पब्लिक क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर को आप डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हो, भड़का रहे हो लोग, तो वैसे कंडीशन में आप लॉ जाओगे कि सार्वजनिक स्तर पर किसी कानून का आपने वायलेट किया। लेकिन हम लोग 5 लोग है, 4 लोग है, घर में है, आप देख सकते हो, उनके बारे में निंदा कर सकते हो, लेकिन ये कानून बन जाए भाई फ्रीडम फाइटर की निंदा तक आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें मान रखने की बात कही गई है, ठीक, आप नहीं रखते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब कानून बन जैसे नहीं, मान रखना ही पड़ेगा, आप निंदा नहीं कर सकते हो। तो फिर फंडामेंटल ड्यूटीज के आधार पे कानून अगर बनेगा तो फिर तो उसमें लॉ बनेगा, तो फिर अगर उसको तोड़ोगे तो जेल जाओगे ही, ठीक है। फ्लैग कोड ऑफ कंडक्ट है, अगर उसको तोड़ेंगे तो जेल जाएंगे, तो उसके लिए लॉ बनता है, अधिनियम बनता है। तो बहुत सारा मौलिक आधार, मौलिक कर्तव्य के कानून जो फैक्ट सब जो है उसको देखते हुए क्या बनाया गया, उसका बना दिया गया, उस पर कानून बना दिया। जैसे 11वां नंबर कर्तव्य की बात करेंगे तो क्या है 11वां नंबर कर्तव्य, ठीक है, मतलब गार्जियन का भी, पेरेंट का कर्तव्य होगा तो भाई साहब बच्चों को शिक्षा करें। कोई अपने बच्चा को नहीं पढ़ाएगा तो उसके आधार पर उसको जेल में बंद करेंगे क्या? नहीं पढ़ा, उसका मन है नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है, सामाजिक सोच है, उसको सामाजिक बदलाव लाके खुद इन पे सोचना चाहिए। लेकिन उस पर कानून बना दे तो भाई अगर पेरेंट अगर ये काम नहीं करेगा तो उसको जेल होगा, तो फिर संसद अगर इस प्रकार का अधिनियम ला सकती है तो भाई एकदम उसको थोपना एक तरह से हो गया, तो फिर लॉ को तोड़ने जैसा होगा, ठीक है। ऐसे कोई मतलब उस पर वो नहीं है। तो बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर मतलब क्या किया गया, कानून तक बना दिया गया, जैसे झंडा वाला में कानून बना हुआ है, ठीक है। उसको लेकर पुरातत्व संरक्षण अधिनियम आ गया। अब ताजमहल के दीवार पे जाके खरोच उरोच करके 2-4 हथौड़ा मार दीजिएगा फिर जेल जाइएगा, ठीक है, क्योंकि पुरातत्व संरक्षण अधिनियम क्या कहता है, पुरातत्व चीजों का हमको संरक्षित करना है, ठीक है। एक्ट आ गया, जब तक एक्ट नहीं था तब तक लोग करते थे, तोड़ देते थे। चलिए, गलत है क्या क्या गलत, नहीं समझे? इसका पॉइंट पर गलत है, इसका सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा का त्याग करना, ठीक है, तो ये है ही तो ना, ये हमारा कर्तव्य की बात हो रहा है, ठीक है। इसका हाँ ये गलत है, कानून के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। चलिए, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। सुनवाई कर सकता है वो, नहीं कर सकता? कर सकता है। भारत का महान्यायवादी कितने में, किस अनुच्छेद में है? 76 में। 76 में। और राज्य का महान्यायवादी एडवोकेट जनरल 165 में है, ठीक है। 76 में, ध्यान 165 हो गया। आप देखिए 76 में 99 जोड़ेंगे तो आएगा 165, 99 की 89 जोड़ने पे आ जाता है ना। 165 में से 76 घटाइए तो 15 में से 6 गया 9 और 15 में से 7 गया था 89 जोड़ने पे आ जाता है, ठीक है। निजी कानूनों को प्रैक्टिस के लिए उसकी फीस महान्यायवादी के रूप में प्राप्त होने वाले वेतन से अलग होती है, बिल्कुल, ठीक है। उसका जो सैलरी जो होता है वो तो रहता ही है, लेकिन निजी कानून के अगर वो प्रैक्टिस करता है तो उसको जो फी जो मिलेगा अलग से मिलेगा, ठीक है। संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्ति या उसे मतलब जो संसद के जो अधिकार, जो विशेषाधिकार जो होते हैं वो उसको मिलता है, इसलिए संसद भवन में जाके भी मतलब स्पीच वगैरह सब कुछ दे सकता है, लेकिन संसद का सदस्य नहीं हो सकता, नहीं होता, इसलिए उसको वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। तो 1 2 3 सारे के सारे इसके सही है। अब चलेंगे आगे।
50 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 19(2) के तहत वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर युक्ति युक्त प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में लगाया जा सकता है, कब लग सकता है? तो सिंपल सी बात है, जब मतलब राज्य की सुरक्षा की बात हो तब लगेगा ही, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जब मतलब ध्यान में रखेंगे आपका, ठीक है, मानहानि, ठीक है, और सार्वजनिक व्यवस्था, ठीक है, ध्यान रखें, इस सारे पे, ठीक है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग पर युक्ति प्रतिबंध लगा सकते हैं। राज्य की सुरक्षा की बात हो तो भाई साहब देश तोड़ने की बात आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। मानहानि भी आपके लगेगा, जैसे हाल फिलहाल में राहुल गांधी ने मोदी टाइटल को मतलब उसने क्या किया, वो किया से भाई साहब मोदी टाइटल के सभी लोग चोर होते हैं, तो भाई पूरे कम्युनिटी को उसने मतलब क्या कर लिया, पूरे कम्युनिटी को ही मतलब वो कर दिया, तो उसके ऊपर मानहानि का दावा मतलब किया गया। तो इस आधार पे किसी भी व्यक्ति को आप वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इस आधार पे किसी भी व्यक्ति को खड़ा होकर नाम लेके गाली नहीं दे सकते उसको, और उस पर कुछ उल्टा सीधा उसके बारे में नहीं बोल सकते हो। ऐसे कंडीशन उस व्यक्ति का भी अपना मान है, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार सबके पास उसका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और किसी व्यक्ति को गाली दे रहे उल्टा सीधा बोले तो समझे आप उसका फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हो, वैसे कंडीशन पे मान हानि का दावा किया जा सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। किस व्यक्ति का मान कितना होगा ये डिपेंड करता है, न्यायालय तय करेगी। कोई आदमी 100 करोड़ का भी क्लेम कर सकता है, कोई आदमी 2 करोड़ का भी क्लेम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। राजद्रोह का जो एक्ट होता है, सेडिशन एक्ट जो होता है, वो अलग तरीके से लगता है। सार्वजनिक व्यवस्था को मेंटेन करने में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग किया जा सकता है। मान लीजिए कोई नेता है, ठीक है, और कहीं पे कोई घटना घट गया, मतलब हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया, सपोज समझ लीजिए, ठीक है, और कोई नेता जो है जाके वहां पे चाहता है भाषण देना, बोलेगा भाई हमारे पास मतलब फ्री ऑफ स्पीच है, हम भाषण देंगे यहाँ पे, तो वहाँ पे उसको भाषण नहीं देना दिया जाएगा, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना भी मतलब क्या है, कानून का काम है। तो पब्लिक लॉ को इन्फोर्स करने के लिए, पब्लिक लॉ को सही तरीके से सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ पे 19(2) के तहत उसको राइट नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, 1, 2, 4 स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इसी आधार पे होता है ना, कोई नेता वगैरह कोई क्षेत्र जो होता है काफी अधिक प्रभावित होता है, तो वहाँ पे उसको जाने से रोक दिया जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे 2 तरह के अधिकार जाते हैं, वाक्य का अधिकार जाता है और साथ में अभिव्यक्ति का अधिकार भी चला जाता है, और साथ में उसका फ्री मूविंग का अधिकार भी चला जाता है, ठीक है। तो तीनों तरह का अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब चलते आगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू है, तो कौन कर सकता है बताइए, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, ध्यान रखिए, वैसे तो काम वित्त आयोग का होता है, ठीक है। वित्त आयोग का काम क्या होता है, केंद्र एवं राज्य के बीच में, ठीक है, राजस्व का संवैधानिक वितरण को संशोधित करना वित्त आयोग का काम होता है। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा, तब ये काम कौन करेंगे, राष्ट्रपति, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इनका चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं, तो गलत है, ठीक है। अब ध्यान में रखना, इनका चुनाव जो होता है निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदस्य तो शामिल होते हैं, लेकिन राज्य के विधानमंडल नहीं शामिल होते, ठीक है। राज्य के विधानसभाओं के सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। उसे भारत के राष्ट्रपति के समान महाभियोग की कार्यवाही माध्यम से हटाया जा सकता है, ये भी गलत है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इनके ऊपर महाभियोग जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करके लोकसभा के द्वारा मतलब क्या किया जाएगा, पहले राज्यसभा में ही आएगा, उसके बाद लोकसभा के द्वारा इनको हटा सकते हैं, ठीक है। राज्यसभा प्रस्ताव पारित करेगी, लेकिन लोकसभा की भी भूमिका होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो बताए कौन सा कथन गलत है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने का समर्थन किया था, ठीक है। भारत सरकार ने 1935 में मौलिक अधिकारों का आश्रय मिला, मौलिक अधिकारों का आश्रय भारत सरकार नियम 1935 में नहीं है, ठीक है। अब अगस्त प्रस्ताव 1940 में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया, ठीक है, बताना है ये सही है क्या, ये भी गलत है, ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942 में मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित किया गया, ये भी गलत है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट जो थी उसमें मौलिक अधिकार की बात की गई थी, डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, ठीक है, ध्यान में रखना है, ये दोनों के दोनों सही है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विधान परिषद के लिए निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों को संबंधित राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए, गलत है, सही है, ही है ना, सही नहीं है, सही है ये, ठीक है। राज्यपाल के नामांकन के योग्य व्यक्ति को संबंधित राज्य का निवासी होना चाहिए, सही है।
विधानसभा के निर्वाचित होने वाले व्यक्ति को संबंधित राज्य के विधान निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए, ये भी सही है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य ऐसी सीट पे चुनाव नहीं लड़ सकता जो उनके लिए आरक्षित नहीं है। ये गलत है। ये गलत, देखिए सुनिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य किसी भी सीट पे चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, चाहे जनरल का सीट हो, ओबीसी का ऐसा कोई सीट तो होता नहीं, किसी भी सीट से लड़ सकता है। 243 सीट है ना, देखिए समझ में ऐसे समझा दे रहा हूँ, बिहार में, ठीक है, समझिए लोकसभा से समझिए, ठीक है, चलिए उसी से लड़िए विधानसभा से। 243 सीट है बिहार में टोटल, जिसमें से 38 सीट जो है सो एससी के लिए, किसके लिए, एससी के लिए है, ठीक है, और 2 सीट है जो एसटी के लिए है। तो एससी और एसटी ये 243 में से 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, मतलब 200 इसमें से कितने, 238 तो 203 सीट जो होगा जनरल का हो गया, नहीं समझ रहे हैं ना। ये 203 सदस्य जो, ये 203 सदस्य वाले जनरल वाले कैंडिडेट होंगे ना, 203 पे ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये एससी और एसटी की बात करेंगे तो 243 में से 243 पे चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। अपने सीट के अलावा भी जनरल वाले सीट से भी ये लोग चुनाव चाहे तो लड़ सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं इसमें वो करना है, क्या बोलते हैं उसको, डीपीएससी का आर्टिकल्स है ना। चलिए मिलाइए, क्या होगा, मिलाना है, नहीं सही पूछ रहा है ना। चलिए आर्टिकल्स 42 में क्या है, और ध्यान में रखना आर्टिकल 42, ठीक है, क्या हो जाएगा, आर्टिकल 42 में बात करेंगे तो काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करना है, ठीक है। तो प्रसूति सहायता जो है सो आपको 42 में है, ये तो गलत हो गया ना, कंडीशन 42 सुमेलित नहीं है तो गलत हो गया ये, ठीक है। 41 में क्या है, सर्वाधिक सहायता, मतलब कुछ मामलों में राज्य जो है सार्वजनिक सहायता देगा, तो 42 में दे दिया, तो गलत है, मतलब ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, ठीक है। अब 43 के ए में आते हैं, तो 43 में क्या, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत सरकार कुटीर उद्योग की बढ़ावा देगा। 43 के ए में क्या है, तो उपक्रमों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, तो सब उल्टा दे दिया है। नहीं क्या नहीं 43 में कोऑपरेटिव को करते हैं। 43 में क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत कुटीर उद्योगों का स्थान 43 में है, 43 में है कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मतलब उपक्रमों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, ठीक है। और 41 में क्या है, शिक्षा और काम क्या सार्वजनिक सहायता का अधिकार है, ठीक है। और 42 में क्या है, मातृत्व राहत है, जिसको प्रसूति सहायता कहते हैं, ठीक है। कितना दिन का मिलता है, 6 महीने का मिलता है ना, ठीक है। पेड लीव मिलता है ना, तो सारे के सारे गलत हो गया, कोई भी इधर सारा के सारा इधर उधर दिया हुआ है, ठीक है। राज्य विधान परिषद द्वारा, किनका माइकी को कर रहा है, राज्य विधान परिषद द्वारा विधानसभा के साथ समान शक्ति साझा करती है। राज्य विधान परिषद विधानसभा के साथ समान शक्ति साझा करती है, इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। धन विधेयक को केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो जब धन विधेयक को केवल विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे तो समान शक्ति साझा कैसे करेंगे, ठीक है। जी सर। विधान परिषद अनुदान मांगों पे मतदान कर सकती है, नहीं कर सकती है। राज्य लोकसभा आयोग के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि, राज्य लोकसभा आयोग के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार विधान परिषद का होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। देखिए राज्य लोकसभा आयोग, ठीक है, राज्य लोकसभा आयोग या फिर मतलब सेंट्रल में भी होता है ना, वहां पर भी ना लोकसभा का सृजन करने का, उसमें जो सेकेंड हाउस के पास जो होता है ना, सेकेंड हाउस के पास अधिक पावर होता है, ठीक है। अब इसमें कॉमन सेंस होना चाहिए, कॉमन सेंस अगर होगा तो ये दो ऑप्शन तो सीधा सीधा छांट सकती हो, क्योंकि इसको अगर आर्टिकल्स भी नहीं पता, नहीं भी पढ़ा हुआ है, वो भी कर सकते। धन विधेयक केवल विधानसभा में जब प्रस्तुत होगा तो विधान परिषद को समान अधिकार कैसे मिलेगा। अब विधान परिषद अनुदान मांगों पर मतदान कर सकती है, तो नहीं कर सकती है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आप चलेंगे आगे। राज्यों की नीतियों के निर्देशक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। संविधान इसे 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, समाजवादी, गांधी, उदारवादी, ठीक है, गलत है ये, ठीक है। ये 3 श्रेणियों में वर्गीकृत तो करता है, लेकिन संविधान में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत सुंदर प्रश्न है ये, 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, लेकिन संविधान में इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना है। इसका उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, इस सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, न कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, ठीक है, ध्यान में रखना है। मतलब
कल्याणकारी लोकतंत्र, कोई आर्थिक लोकतंत्र नहीं है, ठीक है। आर्थिक में एक तरह से देखा जाता है आर्थिक कल्याणकारी राज्य कह लीजिए, उसी में आर्थिक भी आ जाएगा, उसी में सामाजिक भी आ जाएगा, उसी में, ठीक है, राजनीतिक लोकतंत्र मौलिक अधिकार में आता है, ठीक है। ठीक है, ये आपका लोक कल्याणकारी राज्य में आर्थिक सामाजिक सब आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि गांधी, इसमें समाजवादी, गांधी, उदारवादी विचारधारा तीनों को जब मिलाएंगे ना, तब जाके एक राज्य बनेगा। कौन सा राज्य बनेगा? उदारवादी, सॉरी क्या बोलते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य बनेगा, ठीक है। ये 3 श्रेणियों में हम लोग अपने सुविधा के अनुसार बांट दिए हैं, लेकिन इस प्रकार की कोई भी चर्चा आपको संविधान में आपको देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। माइक बंद कीजिए तो सभी आदमी। चलिए आप खोल के बोलिएगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। जब कोई कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। किसी कैदी को पैरोल पर रिहा करने के लिए राज्य सरकार के अपने नियम हैं। बताइए कौन सा सही है? दूसरा सही है। दूसरा वाला सही है, ठीक है। क्योंकि राज्य सरकार का अपना अपना नियम होता है पैरोल पे कैसे किया जाए, ठीक है। जब कोई कैदी पर्याप्त, अभी हम बता रहे हैं ना, ठीक है। जब कोई कैदी, एक बार जेल जाके जाइए फिर पैरोल पता चलेगा, ठीक है। जब कोई कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल से इनकार नहीं किया जा सकता, ठीक है। बेल समझती है ना, मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, कुछ दिन के लिए, मतलब, ठीक है, कुछ दिन के लिए, मतलब क्या होता है, विशेष कारण, ठीक है। ध्यान रखें, विशेष कारण के आधार पे, मतलब क्या होता है ना, कुछ दिन का मतलब छुट्टी जो देते हैं उनको बोलते हैं पैरोल बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए घर में किसी का मृत्यु हो जाए, किसी का विवाह हो जाए, ठीक है, कोई और रीजन हो, ठीक है, उसकी वजह से पैरोल दिया जाता है, ठीक है। और पैरोल किसी कैदी को सजा के निलंबन के साथ रिहा करने की एक प्रणाली है। यह रिहा आमतौर पर कैदी के व्यवहार के आधार पर निर्धारित अवधि के लिए सशर्त होती है। उसे समय समय पर अधिकारियों को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी बोल भी देता है पैरोल पर अगर किसी व्यक्ति को छोड़ा जाएगा, उसको बोला जाएगा सर तुम अपने शहर को छोड़ के बाहर नहीं जाओगे, या फिर ये भी बोल सकता है तुम जाके प्रतिदिन जाके, वो फिल्म देखी थी, कौन सा फिल्म था, कौन सा, सिंघम, ठीक है, उसमें देखिए तो प्रतिदिन जाके साइन जाके करता है। तो ये भी कहा जा सकता है जो व्यक्ति पैरोल पे जो रिहा होगा उसको बोलेगा सब प्रतिदिन जाके लोकल थाना में जाके तुम रिपोर्ट करोगे, साइन करोगे, ठीक है, ताकि तुम्हारी पहचान मतलब होती रहेगी कि तुम मतलब हो, ठीक है। बोल सकते हैं शहर छोड़ के तुम नहीं जाओगे। तो जब कोई व्यक्ति पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है ऐसे कंडीशन में, मान लीजिए कोई आतंकवादी, वो बोलेगा तुमको पैरोल पे छोड़ दो, हमारे घर में कोई मर गया है, तो ऐसे कंडीशन उसको छोड़ नहीं दे सकते, उसके व्यवहार को ध्यान में रखा जा सकता है। कोई कुख्यात क्रिमिनल होगा, वो बोलेगा हमको पैरोल को छोड़ दो, 5 दिन की छुट्टी, घर में मेरे भाई का या फिर पिता का किसी का भी देहांत हो गया तो नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो पर्याप्त सबूत के आधार पे अगर दे भी देगा तो भी पैरोल को लेकर इनकार किया जा सकता है, ठीक है। उसके व्यवहार को देख के पैरोल दिया जाएगा, न कि उसके सबूत के आधार पर, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन है, ठीक है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करेंगे 49 में, ठीक है, 49 डी में, ठीक है। इसमें है समान कार्य के लिए समान वेतन, किसमें है तो 49 में है, ठीक है। ध्यान रखो 49 बोलता हूँ, 39 के डी में, ठीक है। समान कार्य के लिए क्या है, समान वेतन है, ठीक है, इसमें है डी में। चलिए आप चलेंगे हम लोग आगे, 60 नंबर क्वेश्चन लेंगे। राज्य के निदेशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 75 क्वेश्चन याद करते हैं, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स भी पढ़ना, ठीक है। राज्य के निदेशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। ये केवल विधायिका के लिए निर्देशित, ये केवल विधायिका के लिए दिशा निर्देश के रूप में काम करता है, ठीक है। इसका उल्लेख संविधान के भाग 6 में किया गया था। गलत है ना, नीति निर्देशक विधान किसमें है, 4 में है, तो ये तो गलत है। और हम क्या सिखाते, जब भी अगर जहां पर भी अगर केवल अगर लग जाए ना तो 95% केस में ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। तो विधायिका के लिए दिशा निर्देश की कार्य नहीं करते, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजों में मतलब ध्यान में रखेंगे। केंद्र और राज्य के बीच में विधायी और कार्यकारी अंग सभी स्थानीय प्राधिकरण, देश के सभी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत इसमें शामिल किया गया है। ये सिर्फ विधायिका के लिए नहीं बल्कि कार्यपालिका के लिए भी मतलब निर्देश जारी करते हैं, ठीक है। आप देखेंगे शून्यकाल एक औपचारिक उपकरण जो बिना किसी पूर्व सूचना के मामले उठाने के लिए उपबंध है, ठीक है। संसद की कार्य प्रणाली है ना, शून्यकाल बताना है, ठीक है। अल्प सूचना प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है। तो अल्प सूचना प्रश्न को भाई उत्तर लिखित रूप में देंगे नहीं देंगे, कैसे देते हैं, मौखिक देते हैं। कैसे देते हैं, मौखिक, ठीक है। शून्यकाल एक औपचारिक उपकरण जो बिना किसी पूर्व सूचना के मामले उठाया जाए, नहीं, शून्यकाल में आपको पहले से आपको
देना पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान कौन सा सही है, तो सारे के सारे कथन की बात करेंगे, गलत है, ठीक है, ध्यान रखना। अल्प सूचना प्रश्न जो है ना लिखित रूप से दिया जाता है, ध्यान रखेंगे, इसलिए कम से कम ध्यान रखना है, उसे मौखिक रूप से इसका उत्तर देना होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। वो भी कम से कम अल्प सूचना प्रश्न हुआ है जो कम से कम 10 दिन का नोटिस लेकर पूछा जाता है, ठीक है, 10 दिनों का नोटिस लेकर, समझ रहे हैं ना। तो दोनों का दोनों गलत है, अब मौखिक रूप से देते हैं। मौलिक अधिकार संबंधी में लिखित निर्णयों में सही कालानुक्रम सही, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब वाला राज्य का केस कब है, 1967, 1967। केशवानंद 1973, मिनरवा मिल 1980, AK गोपाल 1950, ठीक है। तो AK गोपाल वाला सबसे पहले हो जाएगा, मतलब 4 नंबर सबसे पहले, ठीक है, मतलब ये ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है, ठीक है। इस समिति की उत्पत्ति का पता 1921 में स्थापित अस्थायी वित्तीय समिति से लगाया जाएगा, ठीक है, 1921 में स्थापित अस्थायी वित्तीय समिति से लगाया गया, ठीक है। तो 1921 की बात हो रही है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद इस समिति का गठन जॉन मथाई के अनुशंसा पे किया गया था, ठीक है। उसके बाद इस समिति के सभी 30 सदस्य लोकसभा से होते थे, इसी से पकड़ा जाएगा। इसके बारे में बात हो रही है तब प्राक्कलन समिति में, ठीक है। तो इसके 30 सदस्य जो होते हैं लोकसभा से होते हैं, ठीक है। लोक लका समिति में 22 सदस्य होते हैं, ठीक है, 22 होते हैं, जिसमें से 15 + 7 होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो 1921 में स्थापित अस्थायी वित्तीय समिति से लगाया जा सकता है, ये ठीक है, ध्यान में रखना है। और स्वतंत्रता के बाद काल में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया, तो 1950 में किया गया, तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई के सिफारिश पे किया गया था, ठीक है। मूल रूप से इसमें कितने थे, तो मूल रूप से 25 सदस्य थे, ठीक है, लेकिन 1956 में इसकी सदस्यता बढ़ाकर कितनी कर दी गई, ठीक है, 30 कर दी गई, मतलब 1956 तक बात करेंगे तो इसमें 25 सदस्य ही थी, ठीक है, लेकिन बाद में इसकी संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई, ठीक है। इसमें मतलब राज्यसभा का प्रतिनिधित्व की बात करेंगे तो नहीं होता है देवी और सदनों, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं किसी राज्य के विधान परिषद की अवधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विधान परिषद की बात हो रही थी, एक अस्थायी निकाय था और इसका विघटन नहीं किया जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में, ठीक है, तो इसके 2/3 इस ध्यान में रखना है, इसका बात करेंगे इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में नहीं, प्रति 2 वर्ष में, ठीक है। सेनानिवृत्त होने वाले सदस्य पुनः चुनाव के लिए पात्र होते, लेकिन पुनः नामांकन के लिए नहीं, ठीक है, तो ये भी गलत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ये भी आपका गलत है। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य पुनः चुनाव और पुनः नामांकन के लिए दोनों के लिए पात्र होते हैं। भाई साहब अगर पुनः नामांकन नहीं करेगा तो फिर चुनाव कैसे लड़ेगा, ठीक है। चलिए, इसका केवल एक सही है। संविधान निम्नलिखित में से किसे शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है, तो भाई साहब संविधान जो रहता है शोषण के विरुद्ध किसके अधिकार प्राप्त करता है, तो ध्यान रखिएगा, बच्चा का शोषण है, महिला का शोषण है, जनजाति का शोषण है, तीनों के शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार प्राप्त करता है, ठीक है, ध्यान रखिए। 23 की बात करेंगे तो 23 तो भाई साहब सीधे कहता है से मानव तस्करण और जबरन श्रम निषेध है, तो मानव के अंतर्गत तो संपूर्ण मानव जाति हो गया, ठीक है, मानव के अंतर्गत क्या हो गया, 23 में तो संपूर्ण मानव जाति हो गया। अब मानव जाति में भी दुर्बल हो सकता है कि नहीं, मानव में तो सब मानव है, हम भी मानव है, आप भी मानव है, सब मानव है, ठीक है, लेकिन मानव जाति के श्रम निषेध और मानव जबरन श्रम निषेध मतलब बंधुआ मजदूरी एक तरह से, मानव तस्करी दोनों, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 23। उसमें बात कर बच्चा उसमें से ज्यादा निर्बल हो सकता है, दुर्बल हो सकता है, महिला ज्यादा दुर्बल हो सकती है, जनजाति ज्यादा दुर्बल हो सकता है, तो इनको डबल सिक्योरिटी दिया गया, ठीक है। बच्चा के लिए 24 है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, है कि नहीं, बच्चा के लिए 24 है कि नहीं, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे एक्ट वगैरह महिलाओं के लिए बनाया गया है, जनजाति के लिए भी बहुत सारे एक्ट बनाया गया, तो इन लोगों को हाँ क्या 24 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 24 कहता है। तो बच्चे के लिए है ना मुख्यतः 24 से कम उम्र के बच्चे को बच्चे में रखोगे, 14 से 16 के बीच का जो एज जो होता है उसको एडोलसेंस कहते हैं, ठीक है, मतलब एडोलसेंस का हिंदी में क्या कहेंगे उसको, ठीक, कौन सा अवस्था, किशोरावस्था, ठीक है। चलिए इसका 1 2 3 सब सही है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार कर। मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित है, ठीक है, उनमें से कुछ मौलिक कर्तव्य जबकि अन्य नागरिक कर्तव्य है, ठीक है, उनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य है जबकि अन्य नागरिक कर्तव्य है। 66 शामिल है क्या, बिल्कुल 66 के दोनों शामिल है, ठीक है, मतलब दोनों के दोनों सही है। अब मौलिक कर्तव्य ध्यान में रखना है केवल भारतीय नागरिक के लिए है,
अब चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है भारतीय संविधान केवल भाषा या धार्मिक अल्पसंख्यकों को मानता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता, ठीक है। अब भारतीय संविधान की बात करेंगे, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक को ही मतलब केवल परिभाषित करता है, ठीक है। तो ये सही है आपका, दोनों का दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक को भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, मतलब आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। आप देखोगे सो 30 की बात करेंगे ना, तो अल्पसंख्यक को शब्द को परिभाषित नहीं करता, मतलब कौन अल्पसंख्यक है इसके बारे में नहीं कहा गया से भाई साहब भारत में अल्पसंख्यक कौन है, ठीक है। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक की बात की गई है, ठीक है। 30 के 1 में कहा गया कि सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वो धर्म या भाषा पर आधारित हो अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों में प्रशासन करने का अधिकार होगा, 30 के 1 में। 30 का 2 जो कहता है राज्य शैक्षणिक संस्थानों को सहायता देने में किसी भी शैक्षणिक संस्था के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह धर्म या भाषा के आधार पर किसी अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन हो। स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता और भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मानता देता है, ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के संबंध में निम्नलिखित में विचार करें। कैग का कार्यकाल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 के द्वारा प्रदान किया गया है, ध्यान में रखेंगे, तो ये सही है, ठीक है। 148 से लेके 158 तक का जो अनुच्छेद की बात करेंगे, 148 से 151 का कैग से संबंधित है। कैग केवल, ठीक है, क्या केवल जनता के धन का संरक्षक है, राज्य का नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन गलत है, क्योंकि कैग जो होता है जनता के धन का संरक्षक, केंद्र एवं राज्य दोनों का जो अंतर्गत संस्था जो होगा उस सब का मतलब वो कर सकती है। कैग को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी का है, ठीक है। तो ये आपका 1 और 3 जो है आपका सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते 69 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मामले में किसी विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की जरूरत होती है, ठीक है। तो कौन से विधेयक को, ठीक है, कौन से विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की विधेयक मतलब उनकी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान में रखना, भारत की संचित निधि से व्यय से संबंधित विधेयक, क्योंकि संचित निधि से पैसा निकालने से बिना राष्ट्रपति के परमिशन से आप पैसा नहीं निकाल सकते, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति के परमिशन से ही आप संचित निधि से क्या कर सकते हो, पैसा निकाल सकते हो। राज्यों की सीमा में परिवर्तन, नए राज्य के गठन हेतु विधेयक, राष्ट्रपति के परमिशन। संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ विधेयक, ठीक है, इसमें राष्ट्रपति की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं हो सकती है, ठीक है। धन विधेयक, ठीक है, धन विधेयक, इनसे भी मतलब क्या होगा, राष्ट्रपति से आपको परमिशन लेके ही प्रस्तुत करना पड़ेगा। संविधान संशोधन विधेयक से राष्ट्रपति से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब आते आगे। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्यों से कौन सा, 1976 वाला, 1978 वाला कौन सा था, 76 वाला, सॉरी 1976 वाला कौन था, 42, 86, 2002 का, 86, 2002। 2002 में कौन आया था, 2002 में कितना था, 66वां नंबर था, कितना था, 1976 में था, तो दोनों को दोनों हो जाएगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल को प्राप्त छूट के संबंध में निम्नलिखित में विचार करना है। राष्ट्रपति के राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जाएगी या जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यपाल की गिरफ्तारी और कारावास की कोई प्रक्रिया उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में जारी नहीं की जाएगी, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई नागरिक कार्यवाही नहीं, गलत है, ठीक है। नागरिक कार्यवाही शुरू हो सकती है, 1 2 इसका सही होना चाहिए, आंसर देख लेता हूँ, ठीक है। सही है, तो क्योंकि उनको पहले नोटिस दिया जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति राज्यपाल उनके कार्यकाल के किसी भी अदालत में कोई नागरिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी, नोटिस का तो कोई बात ही नहीं किया है, ठीक है। नागरिक कार्यवाही में तलाक के संबंधित कानून या फिर जमीन का झगड़ा, ये सब तो राज्यपाल के खिलाफ तो होता है, राष्ट्रपति के खिलाफ होता है कि नहीं देखना है जरा। नोटिस रिक्वायर होता है पहला नंबर। हाँ, तो नोटिस का बात यहाँ पे थोड़ी ना किया है, यहाँ पे तो बोला सीधे नहीं किया जाएगा, ये थोड़ी बोला नोटिस देने से पूर्व नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ नहीं बोल सकता, इसलिए मेरा सही कथन नहीं है। यहाँ पर नोटिस के बारे में कोई चर्चा है, राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई भी कार्यवाही, ठीक है, बिना नोटिस के शुरू नहीं की जा सकती, तो ये कथन सही होता। लेकिन यहाँ पे बोल रहा सीधे राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई भी सरकारी
कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी, तो ये गलत है। सिंपल सी बात है कि दीवानी मामला शुरू होता है क्योंकि 2 महीने पहले उनको नोटिस दे के किया जा सकता है। यहाँ पे नोटिस का कोई चर्चा ही नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो स्टेटमेंट सीधा सीधा गलत है। वैसे यहाँ पे इसको सही ले रहा है, हम आंसर के अनुसार बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। इंग्लिश भी देख लेता हूँ क्या, नोटिस के बारे में कोई चर्चा नहीं है यहाँ पे। नो सिविल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर शैल बी इनिशिएटेड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी कोर्ट। ऐसा थोड़ी ना है, सिविल प्रोसीडिंग तो हो सकता है, हाँ इसके लिए नोटिस देना जरूरी है। तो विदाउट नोटिस तो कोई चर्चा किया ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत है, मतलब अकॉर्डिंग टू आंसर इसका गलत है। इसका 1, 2 और क्या होना चाहिए इसका, इसका आंसर क्या लिया, तीनों सही लिया है। 1, 2 होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, ध्यान में रखेंगे उसको। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा संवर्धन तो है, राष्ट्र का सम्मान करना भी है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों की सुरक्षा करना, कौन सा नहीं बताइए? संपत्ति वाला नहीं तो है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की सुरक्षा करना क्या है, डीपीएसपी का है ना ये? ये नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये आपका नहीं है, बाकी सबके समय। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी कारणवश उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं, उनके कार्य के समय में कौन सा कथन सही है? इस दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बने रहेंगे, नहीं बने रहेंगे, गलत है। उपराष्ट्रपति इस अवधि के लिए राष्ट्रपति को वेतन, उपराष्ट्रपति को इस अवधि के लिए राष्ट्रपति का वेतन होगा, ठीक है। सही है। यदि इस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे देता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा, ये भी सही है, ठीक है। मतलब 2 और 3 सही है, मतलब 73 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 73 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए केजीएस का आंसर जो रहता है ना, ये लोग टीचर इसका सही है, ठीक है, लेकिन जो इसका जो टाइप जो है ना, इसको क्या मैं बोलूँ, उसको बोल नहीं सकता मैं, ठीक है। वो बहुत गलती टाइप करता है, क्या पता उसको हटाता का नहीं है, ठीक है। इसका टीचर लोग अच्छा है, ठीक है, टाइपिस्ट इसका अक्षर नहीं है। निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है? भारत का कोई भी नागरिक जो 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो, गलत है, ठीक है। भारत का नागरिक जो 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे भारत का नागरिक जो 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय का वकील रहा, नहीं, ठीक है। भारत का नागरिक 7 वर्षों तक, नहीं ये गलत, ठीक है। ये 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा, ठीक है। भारत का नागरिक जो 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय में वकील रहा हो, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है, न कि सर्वोच्च न्यायालय का। आज का लास्ट क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन कल करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 की मुख्य विशेषता है? यह राज्य सरकारों के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर या कस्बे में एक पारिवारिक न्यायालय स्थापित करना अनिवार्य है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आई थिंक ये सही है, ठीक है। ये विशेष रूप से पारिवारिक न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र में वैवाहिक राहत से संबंधित मामलों का प्रावधान करता है। यह अपील के लिए केवल एक अधिकार का प्रावधान करता है जो उच्च न्यायालय में होगा, ठीक है। तो सही के सारे सही है। आई थिंक परिवार न्यायालय के द्वारा जो दिए हुए फैसले जो होते हैं ना, दोनों पक्ष के लिए आई थिंक मान्य होते हैं, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग कल जो है हम लोग 76 से लेके 150 तक के क्वेश्चन को कल के क्लास में करेंगे, ठीक है, क्लियर? जी सर।